Namaste. Welcome to the UPST podcast channel. Today, in our series of Class 9th NCERT, India and the Contemporary World, we will discuss Chapter 5, Pastoralists in the Modern World. हाँ, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही डीप है। बिल्कुल. और इस डीप डाइव का जो हमारा मेन मिशन है ना, ओके, लेट्स अनपैक दिस. अगर हम हिस्ट्री की बुक्स देखें या इकोनॉमिक्स की क्लासेस के बारे में सोचें, तो हमेशा सेटल्ड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या फिर आर्टिजन्स की बात होती है. सही बात है, उन्हीं पर सारा फोकस होता है। राइट. पर ये जो पैस्टोरलिस्ट्स हैं, मतलब जो चरवाहे हैं, उन्हें ऐसे इग्नोर किया जाता है जैसे मॉडर्न सोसाइटी में उनकी कोई जगह ही ना हो. ऐसा लगता है जैसे वो बस हिस्ट्री के किसी कोने में भुला दिए गए हैं. एग्जैक्टली। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये लोग सिर्फ बिना किसी मंजिल के भटकने वाले लोग नहीं हैं। हिस्ट्री इन्हें वॉन्डरर्स की तरह देखती है, पर असल में इनकी जिंदगी का एक बहुत ही कैलकुलेटेड और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक पैटर्न है। मतलब एक पूरा सिस्टम है उनका. बिल्कुल। इंडिया और अफ्रीका जैसी सोसाइटीज के लिए ये लोग हमेशा से बहुत जरूरी रहे हैं। इनका मूवमेंट कोई रैंडम भटकना नहीं है। और पता है, मुझे यही बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है. जैसे हम अपनी रोजमर्रा की मिडिल क्लास लाइफ में सुबह जो दूध वाले भैया आते हैं या सब्जी वाले आते हैं, हम उन्हें कितना टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. हाँ, बस दूध लिया और काम खत्म। वही ना. हाँ. हम कभी सोचते ही नहीं कि उस दूध या उस ऊन के पीछे का लॉजिस्टिकल नेटवर्क कितना बड़ा होगा. ठीक वैसे ही हिस्ट्री ने नोमैड्स को और उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को पूरी तरह से भुला दिया है. उनका जो अंडरलाइंग लॉजिक है ना, वो प्योर सर्वाइवल और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन पर बेस्ड है। अब किसान तो एक ही जगह पर खेती करता है, राइट? हाँ, वो तो जमीन से बंधा होता है. लेकिन पैस्टोरलिस्ट्स को ये समझ आ गया था कि नेचर के रिसोर्सेज एक जगह हमेशा नहीं मिलते। उन्हें मौसम के हिसाब से अपनी इकोनॉमी को शिफ्ट करना पड़ता है। तो एक तरह से वो मोबाइल सप्लाई चेन बन गए. एग्जैक्टली। सूखे जंगलों और बेकार जमीन को वो हाई वैल्यू प्रोटीन, दूध और ऊन में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए इस रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन को समझने के लिए हम बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करते हैं. पहाड़ों से, जहाँ सब कुछ स्नो और ठंड से डिक्टेट होता है. हाँ, हिमालयाज का इकोसिस्टम बिल्कुल अलग है। मैंने पढ़ा था कि जम्मू एंड कश्मीर के जो गुज्जर बकरवाल्स हैं, उनका साइकिल पूरी तरह से स्नो पर डिपेंड करता है. सही पढ़ा है आपने। ये लोग भेड़ और बकरियों के बहुत ही स्किल्ड चरवाहे होते हैं। अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो ये पैस्चर्स की तलाश में यहाँ आए थे। पैस्चर्स मतलब चरागाह, है ना? हाँ, जहाँ उनके जानवरों को घास मिल सके। और सालों के एक्सपीरियंस से इन्होंने एक प्रिसाइज एनुअल मूवमेंट तय कर लिया था। जैसे सर्दियों में जब ऊंचे पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं, तो ऊपर तो कुछ बचेगा ही नहीं खाने के लिए. बिल्कुल नहीं। तब ये बकरवाल्स अपने हर्ड्स को लेकर नीचे शिवालिक रेंज की तलहटी में आते हैं। अच्छा, और शिवालिक में सर्दियों में उन्हें ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट्स मिलते हैं. जो सूखे और झाड़ीदार जंगल होते हैं, जो सर्दियों के लिए परफेक्ट पैस्चर का काम करते हैं. सही कहा। लेकिन जैसे ही अप्रैल का एंड आता है, बर्फ पिघलनी शुरू होती है। तब इनका नॉर्थ की तरफ वापस ऊंचाइयों की तरफ सफर शुरू होता है। और इस सफर में वो लोग अकेले नहीं जाते ना. मैंने पढ़ा है कि कई परिवार एक साथ चलते हैं. हाँ, इस कलेक्टिव ग्रुप को काफिला कहते हैं। ये पूरा काफिला पीर पंजाल पासेस को क्रॉस करके कश्मीर वैली में एंटर करता है। ओह वाह, पीर पंजाल क्रॉस करना कोई छोटी बात नहीं है. बिल्कुल। और गर्मियों में जब बर्फ हट जाती है तो वैली पूरी तरह से लश ग्रीन हो जाती है। वहाँ नई और न्यूट्रिशियस घास उगाती है, जिससे जानवरों को अच्छा फॉरेज मिलता है, राइट? एग्जैक्टली। और फिर सितंबर के एंड में जब वापस बर्फ गिरने का खतरा होता है तो वो सेम रास्ते से नीचे लौट आते हैं। ये तो एकदम परफेक्ट एनुअल लूप हो गया. पर एक बात बताइए, सिर्फ कश्मीर ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में जो गड्डी शेपर्ड्स हैं, उनका मूवमेंट भी तो लगभग ऐसा ही है ना? हाँ, उनका साइकिल भी काफी सिमिलर है। सर्दियों में वो भी शिवालिक के निचली पहाड़ियों में रहते हैं और अप्रैल आते ही लाहौल और स्पीति की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है. वो सिर्फ चरवाहे नहीं है ना? दैट्स वेयर द ड्यूअल इकोनॉमी कम्स इन। जब वो लोग सितंबर में वापस लौट रहे होते हैं, तब वो लाहौल और स्पीति के गांव में रुकते हैं। अच्छा, रुककर क्या करते हैं? वो वहां अपनी समर हार्वेस्ट काटते हैं और सर्दियों की फसल बोकर आगे बढ़ते हैं। वेट, रियली? मतलब वो एक ही टाइम पर एक मैसिव हर्ड भी मैनेज कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं. ये तो गजब का सिंक्रोनाइजेशन है. बिल्कुल। और इसी वापसी के सफर में हिमाचल के पालमपुर के पास उल वैली में उनकी गद्दी भेड़ों की शेयरिंग भी होती है। शेयरिंग मतलब? ऊन काटना। हाँ, पहले भेड़ों को नहलाया जाता है, साफ किया जाता है और फिर ऊन काटी जाती है। और ये कम्युनिटी एक्टिविटी होती है जहाँ सब एक दूसरे की मदद करते हैं। ये सुनकर ना मुझे एकदम कॉलेज के दिन याद आ गए. जैसे पीजी स्टूडेंट्स होते हैं ना, सेमेस्टर खत्म होते ही अपने अपने घर लौट आते हैं क्योंकि हॉस्टल के रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं. हाँ, ये एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है यहाँ।
वैसे अगर हम थोड़ा और ईस्ट की तरफ चलें, गढ़वाल और कुमाऊं के एरिया में, वहाँ गुज्जर कैटल हर्डर्स होते हैं ना? राइट। वो लोग स्पेशली भैंस पालते हैं। उनका सिस्टम भी एलिवेशन पर बेस्ड है। सर्दियों में वो भाभर में आ जाते हैं, जो पहाड़ के नीचे का सूखा जंगल है। और गर्मियों में वो ऊपर बुग्याल्स की तरफ जाते हैं। मैंने सोर्सेज में बुग्याल्स के फोटोज देखी हैं, मतलब वो 12,000 फीट से ऊपर के मैसिव हरे चरागा होते हैं। बुग्याल्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं। सर्दियों में वो बर्फ से ढके रहते हैं, पर मॉनसून तक वहाँ वाइल्ड फ्लावर्स और घनी घास आ जाती है। और वहाँ ये गुज्जर लोग अपने मंडप्स बनाते हैं ना? वो सोर्स ए में जो इमेज थी उसमें काफी डिटेल में था ये। हाँ, और इन मंडप्स का कंस्ट्रक्शन अपने आप में एक इंजीनियरिंग मावल है। वो रिंगल नाम के एक पहाड़ी बांस और घास से बनाए जाते हैं। और इनकी हाइट भी स्पेसिफिक होती है, आई थिंक 10 से 11,000 फीट के बीच। एग्जैक्टली, क्योंकि भैंसें उससे ज्यादा ऊंचाई पर क्लाइंब नहीं कर सकती। और ये मंडप सिर्फ घर नहीं होते, ये उनका मेन वर्क स्टेशन होते हैं, जहाँ वो दूध से घी बनाते हैं। जिसे वो बाद में टाउन्स में बेचते हैं। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में हमेशा आती थी, अगर इतने सारे जानवर एक साथ मूव करेंगे तो ओवरग्रेजिंग से पहाड़ खराब नहीं हो जाएंगे? देखिए, इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। ये मूवमेंट मजबूरी नहीं है, ये नेचर को बचाने का तरीका है। अच्छा, वो कैसे? इसको हम रोटेशनल ग्रेजिंग कह सकते हैं। जब वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो इंटेंशनली पैस्चर्स को रिकवर होने का टाइम देते हैं। ओ आई गेट इट। तो वो ओवर यूज नहीं होने देते। बिल्कुल। भूटियाज, शेरपाज और किन्नौरीज जैसी कम्युनिटीज भी इसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को फॉलो करती हैं। सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि कब आगे बढ़ना है। ओके, तो माउंटेन्स का लॉजिक तो एकदम क्लियर है मुझे। वहाँ सब कुछ स्नो और एलिवेशन डिसाइड कर रहा है। लेकिन उन जगहों का क्या जहाँ बर्फ ही नहीं होती? आप प्लेटो और प्लेन्स की बात कर रही हैं? हाँ, जहाँ सिर्फ बारिश या फिर भयंकर सूखा होता है, वहाँ तो सर्वाइवल का मैथ ही चेंज हो जाता होगा। बिल्कुल। सेंट्रल और साउथ इंडिया में सब कुछ मॉनसून डिक्टेट करता है। अगर हम महाराष्ट्र के धंगार्स की बात करें, तो 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में उनकी आबादी ऑलमोस्ट 467,000 थी। ओह वाह, वो तो काफी बड़ी कम्युनिटी थी। उसमें मोस्टली भेड़ चराने वाले थे ना? हाँ, शेपर्ड्स थे, ब्लैंकेट वीवर्स थे और कुछ भैंस पालने वाले भी थे। तो इनका मूवमेंट कैसे काम करता था? वहाँ तो कोई बुग्याल्स या ऊंचे पहाड़ नहीं है। मॉनसून के टाइम पर धंगार सेंट्रल प्लाटो में रहते हैं। ये एक सेमी एरिड एरिया है, जहां बारिश कम होती है और सिर्फ बाजरा उगता है। लेकिन मॉनसून में वहाँ की थोड़ी बारिश भी उनके जानवरों के लिए काफी घास पैदा कर देती होगी ना? सही पकड़ा। फिर अक्टूबर आते आते वो अपना बाजरा काटते हैं और कोंकण की तरफ चल पड़ते हैं। कोंकण, जहाँ बारिश अच्छी होती है। पर यहाँ मुझे एक डाउट है। अगर मैं कोंकण में एक किसान हूँ और अचानक से हजारों भेड़े मेरे खेत में घुस आएं, तो मैं तो झगड़ा कर लूंगी यार। सुनने में ऐसा ही लगता है, बट द रियलिटी इज अ ब्यूटिफुल सिनर्जी। कोंकण के किसान इनका खुशी से स्वागत करते थे। वेट, खुशी से? क्यों? क्यों? जब धंगर्स वहां पहुंचते थे, किसान अपनी खरीफ की फसल काट चुके होते थे। खेत में सिर्फ फसल के थूंत यानी स्टबल बचा होता था। ओ, जिसे साफ करना किसान के लिए सरदर्द होता है। एग्जैक्टली। धंगर्स की भेड़ें वो स्टबल खा लेती हैं और बदले में भेड़ें खेत में जो मैन्योर देती हैं, उससे जमीन राबी की फसल के लिए तैयार हो जाती है। Here's where it gets really interesting. ये तो बिल्कुल एक परफेक्ट गिग इकोनॉमी या बार्टर सिस्टम जैसा है। जैसे हॉस्टल में रूममेट्स काम बांट लेते हैं ना, एक नोट्स बनाता है, दूसरा टिफिन लाता है, दोनों का फायदा। हाँ, और बदले में किसान उन्हें चावल भी देते थे, क्योंकि प्लेटो पर चावल नहीं उगता। दोनों की फूड सिक्योरिटी सॉर्ट हो गई। लेकिन जैसे ही मॉनसून आने वाला होता था, धंगर्स को वापस लौटना पड़ता था, क्योंकि भेड़ें गीला और स्वम्पी मौसम बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, सिर्फ भैंसें ही स्वम्प्स में खुश रहती हैं। ऐसा ही कुछ कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी होता है क्या? बिल्कुल। वहां गोलाज, कुरुमाज और कुरुबाज हैं। गोलाज गाय भैंस पालते हैं और कुरुमाज और कुरुबाज भेड़ बकरी पालते हैं और ब्लैंकेट बुनते हैं। तो वो भी ड्राई सीजन में कोस्टल एरियाज में जाते होंगे। हाँ, और बारिश आते ही वापस प्लेटो पर। इसके अलावा बंजारास का भी मेंशन जरूरी है। ये यूपी, पंजाब, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र में बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करते थे। वो तो गांव वालों को प्लाव कैटल, खेती वाले जानवर बेचकर अनाज और चारा लेते थे ना? सही कहा। वो बेसिकली ट्रेडर्स और हर्डर्स दोनों थे। आज जंगलों में हैं, तो घर का क्या? उनका फैमिली पावर स्ट्रक्चर कैसा था? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम जीसी बार्न्स और फ्रांसिस ब्यूकैनन के हिस्टोरिकल अकाउंट्स देखें, तो उन्होंने इसे बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था। सोस ए और बी में जो दिया था, उन्होंने क्या लिखा है इस बारे में? ब्यूकैनन ने मैसूर के गोल्लास के बारे में लिखा है कि उनके परिवार बहुत बड़े होते थे। काम का डिवीजन बहुत स्पेसिफिक था
2-3 लोग जानवर लेकर जंगलों में जाते थे और बाकी लोग खेती करते थे। अच्छा, और औरतों का क्या रोल था इसमें? बांस ने कांगड़ा के गुज्जर्स के बारे में लिखा है कि मर्द जंगल में रहते थे, लेकिन औरतें हर सुबह मार्केट जाकर दूध, छाछ और घी बेचती थीं। ओ वाओ, मतलब प्रोडक्शन मर्द संभाल रहे हैं और मार्केट फ्रंट औरतें संभाल रही हैं। एग्जैक्टली। और उन्होंने एक और स्मार्ट काम किया। ये लोग हमेशा स्कर्ट्स ऑफ द वुड्स यानी जंगलों के किनारों पर बसते थे, ताकि एक तरफ खेती कर सकें और दूसरी तरफ जानवरों के लिए जंगल पास में हो। बहुत ही स्ट्रेटेजिक था ये। बिल्कुल। अब हमने पहाड़ों की बर्फ देख ली और प्लेटो का मॉनसून देख लिया, लेकिन राजस्थान के डेजर्ट का क्या? हाँ, जहाँ तो बारिश ना के बराबर होती है, वहाँ तो राइकाज रहते हैं ना, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर वाले एरियाज में। सही। वहां बारिश इतनी मीघर और अनसर्टन है कि आप खेती पर कंप्लीटली डिपेंड नहीं कर सकते। तो वहाँ सर्वाइवल कैसे होता था? ये लोग कल्टीवेशन और पैस्टोरलिज्म को कंबाइन करते हैं। मॉनसून में घर पर रहते हैं और अक्टूबर आते ही चारागाह और पानी की तलाश में निकल जाते हैं। क्या इसको हम मॉडर्न डे का साइड हसल कह सकते हैं? जब एक इनकम सूखे में खेती से घर नहीं चल रहा, तो रिस्क कम करने के लिए हर्डिंग को एज अ सेकंड जॉब ले लिया। एब्सोल्युटली। ये सर्वाइवल का एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्ट्रक्चरल चेंज है। बिना किसी फॉर्मल डिग्री के ये लोग रिस्क मैनेजमेंट के मास्टर्स हैं। और इसमें एक स्पेशल ग्रुप भी है ना, मारू राइकास। हाँ, मारू मतलब डेजर्ट। ये लोग ऊंट पालते हैं और इनकी बस्ती को धंडी कहते हैं। दूसरा ग्रुप भेड़ बकरियां पालता है। ऊंट से मुझे याद आया, इनके कैमल फेयर्स बहुत फेमस होते हैं, जैसे पुष्कर और बलोत्रा का मेला। वहाँ ये लोग ऊंट बेचते हैं और अपनी ट्रेनिंग एक्सपर्टीज दिखाते हैं। सही कहा। और इन फेयर्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, जीनियोलॉजिस्ट। जीनियोलॉजिस्ट मतलब जो हिस्ट्री सुनाता है? हाँ, जो कम्युनिटी की ओरल हिस्ट्री और आइडेंटिटी को जिंदा रखता है। ये एक सोशल ग्लू का काम करता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर मैं इस पूरे डिस्कशन को देखूं तो ये लोग बेसिकली एक चलता फिरता जीपीएस और वेदर स्टेशन थे। बिल्कुल। उन्हें पता होता था कि हर्ड्स कहाँ कितने दिन रुक सकते हैं, पानी कहाँ मिलेगा। हाँ, किस रास्ते से जाना है, किस किसान के साथ रिलेशन बनाना है जहाँ स्टबल मिल सके। इनकी कैलकुलेशन हमारी आज के कॉर्पोरेट सप्लाई चेन प्लानिंग से बिल्कुल कम नहीं थी। पर एक बात सोचिए, इन्होंने सदियों से नेचर के साथ एक परफेक्ट रिदम बना रखा था। लेकिन जब इंडिया में कॉलोनियल रूल आया, जब अंग्रेज आए, हाँ, तब उन्होंने बॉर्डर्स बना दिए और जंगलों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। एग्जैक्टली। तो जब वो बॉर्डर्स बने होंगे, टैक्स लगे होंगे और फॉरेस्ट टैक्स आए होंगे, तब इन आज़ाद घूमने वाले पैस्टोरलिस्ट की जिंदगी में कैसा भूचाल आया होगा। उनका ये केयरफुली कैलकुलेटेड सिस्टम कैसे बचा होगा, जिसने इनकी पूरी दुनिया बदल दी होगी। खैर, इस सवाल को हमारे लिसनर्स के लिए छोड़ते हैं और आज के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कॉलोनियल रूल और पैस्टोरल लाइफ। राइट। हमारी सोसाइटी में ना एक आम ऑब्जर्वेशन है कि अगर कोई इंसान एक जगह टिक कर नहीं रहता, कंटिन्यूसली ट्रैवल करता है या उसका कोई फिक्स्ड एड्रेस नहीं होता, तो लोग उसे बड़ी अजीब नजरों से देखते हैं। हाँ, एक सस्पिशियस माइंडसेट बन जाता है कि Yeah. भाई ये लाइफ में सेट क्यों नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। और आज हमारे पास जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और इकोलॉजिकल स्टडीज का लंबा चौड़ा स्टैक है, उसका मिशन यही समझना है कि ये सस्पिशन सोसाइटी में कितना डीप रूटेड है और इसके हिस्टोरिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे हैं। बिल्कुल। कॉलोनियल रूल के टाइम पर भी जो ब्रिटिश पावर स्ट्रक्चर था, उनको यही सेम प्रॉब्लम थी इन पैस्टोरलिस्ट्स यानी चरवाहों के साथ। उनका पूरा वे ऑफ लाइफ जो सीजन्स के हिसाब से कॉन्स्टेंटली मूव करता था, वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक बन गया था। और उस हेडेक का इलाज उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक और ब्रूटल तरीके से किया। राइट। अगर हम इन कॉलोनियल डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखें तो क्लियर होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ इंडिया में सिर्फ पॉलिटिकली टेरिटरी रूल करने नहीं आई थी। उनका प्राइमरी मोटिव था यहाँ की इकोनॉमी में एक पूरा स्ट्रक्चरल चेंज लाना, ताकि वो अपने हिसाब से मैक्सिमम रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर सकें, है ना? सही बात है। उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, उनका स्टेट क्राफ्ट सिर्फ रिटन रिकॉर्ड्स और फिक्स्ड एड्रेसेस पर बेस्ड था। अब एक घुमंतू कम्युनिटी जो आज यहाँ है और कल 50 किलोमीटर दूर किसी और वैली में, उसको ट्रैक करना उनके रिजिड सिस्टम के बस की बात तो थी नहीं। तो उन्होंने बेसिकली उन्हें कॉर्नर करना शुरू कर दिया। हाँ, उन्होंने सिस्टमैटिकली इन कम्युनिटीज को 4 अलग-अलग आयामों से पूरी तरह कॉर्नर किया। पहला, उनकी जमीन छीनकर। दूसरा, उनके लिए जंगल के रास्ते बंद करके। ओह वाओ। तीसरा, उन्हें ऑफिशियली क्रिमिनल घोषित करके। और चौथा, उनके पास जो थोड़े बहुत रिसोर्सेज बचे थे उन पर भारी टैक्स लगाकर।
अगर इस 4 स्टेप प्रोसेस को डीपली देखें तो ये बेसिकली एक मास्टर प्लान था टू स्क्वीज एवरी सिंगल पेनी आउट ऑफ अ वल्नरेबल पॉपुलेशन। वही तो। एक पूरे सेंचुरीज ओल्ड फंक्शनिंग इकोसिस्टम को डिसमेंटल करने की शुरुआत जमीन के मुद्दे से हुई। इस मेंटालिटी को समझने के लिए हम अपनी मिडिल क्लास लाइफ की बड़ी कॉमन एनालॉजी ले सकते हैं। जैसे हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज में कुछ अंकल लोग जरूर होते हैं जो किसी भी रोड ट्रिप पर खाली प्लॉट या जमीन को देखकर तुरंत मेंटली कैलकुलेट करने लगते हैं। वो टिपिकल कैलकुलेशन की, अरे यहाँ अगर एक छोटी बिल्डिंग बनाकर रेंट पर चढ़ा दें तो अच्छी आमदनी आएगी। एग्जैक्टली। वो सोचते हैं ये जमीन तो ऐसी वेस्ट पड़ी है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का लेंस भी बिल्कुल वैसा ही था। किसी भी ओपन खाली ग्रेजिंग लैंड को देखकर जहां चरवाहे एक्चुअली अपने जानवर चराते थे, वो उसे ब्लाइंडली वेस्ट लैंड मानते थे। राइट। उनका लॉजिक सिंपल था कि यहाँ से हमें कोई लगान यानी रेवेन्यू नहीं मिल रहा, इसलिए बेकार है। ये एनालॉजी उस कॉलोनियल माइंडसेट को बहुत एक्यूरेटली कैप्चर करती है। मतलब उन्हें उस जमीन की नेचुरल वैल्यू नहीं दिखती थी? बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश स्टेट के पर्सपेक्टिव से कोई भी जमीन जो अनकल्टिवेटेड है, जहां फॉर्मली फसल नहीं उग रही, वो कंप्लीटली अनप्रोडक्टिव थी। उनका स्टेट चलाने का इंजन लैंड रेवेन्यू पर ही तो कंप्लीटली डिपेंडेंट था। तो उन्होंने इसे बढ़ाने के लिए क्या किया? इसी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए मिड 19th सेंचुरी में कॉलोनियल स्टेट ने अलग अलग प्रोविंसेस में वेस्टलैंड रूल्स लागू किए। इन रूल्स का मेन गोल बहुत स्पेसिफिक था कि इन सारी अनकल्टिवेटेड जमीनों को फॉर्मली अपने कब्जे में ले लें। हाँ, और वहां पर कैश क्रॉप्स जैसे जूट, कॉटन और व्हीट यानी गेहूं की खेती करवाएं। उस वक्त इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर था और उनकी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज को इन रॉ मटेरियल्स की डेस्परेट डिमांड थी। तो उन्होंने इंडिया के पास्चर्स को अपने फैक्ट्रीज की फीडर की तरह देखना शुरू किया। लेकिन एक मिनट, जिसको वो ऑफिशियली वेस्ट बोल रहे थे, वो सच में वेस्ट कैसे हो सकती है? वही तो सबसे बड़ी आयरनी है। वहां तो सैकड़ों सालों से हमारे पास्टोरल कम्युनिटीज और उनके हजारों जानवर चरा करते थे। वो जमीन तो एक तरह से उनका घर था, उनकी इकोनॉमी थी, उनका एकमात्र सर्वाइवल सोर्स था। बिल्कुल। वो वेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक ब्रिटिश बैलेंस शीट के हिसाब से थी, लॉजिकली और इकोलॉजिकली बिल्कुल नहीं। लेकिन रूल ऑफ लॉ तो उन्हीं के हाथ में था ना। हाँ, कानून तो उन्हीं का था। उन्होंने सिस्टमैटिकली इन एक्सपेंसिव ग्रेजिंग जमीनों को टेक ओवर किया और कुछ सिलेक्ट इंडिविजुअल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन नए सेटलर्स को बहुत सारे आर्थिक कंसेशंस दिए गए और इनकरेज किया गया कि वो इन ट्रैक्ट्स पर परमानेंटली सेटल हों और खेती करें। राइट। कुछ लॉयल लोगों को तो इन नए क्लियर किए गए एरियाज में गांव का मुखिया या हेडमैन तक बना दिया गया। ट्रेजेडी ये थी कि इनमें से ज्यादातर कल्टिवेटेड जमीनें वही प्राइम ग्रेजिंग ट्रैक्ट्स थे जो पेस्टोरलिस्ट्स जनरेशन से यूज करते आ रहे थे। एग्जैक्टली। इस एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन का डायरेक्ट और इमीडिएट नतीजा था पैस्चर्स का तेजी से खत्म होना। इन चरवाहों के सर्वाइवल का पहला बड़ा दरवाजा यहीं पर एग्रेसिवली बंद कर दिया गया। अब जब उनके ट्रेडिशनल ओपन पास्चर्स उनसे छीन लिए गए और वहां खेत बन गए, तो नेचुरली इन लोगों ने सर्वाइव करने के नए रास्ते ढूंढे होंगे ना। हाँ, जिंदा रहने के लिए हर्ड्स को खाना तो चाहिए ही ना। तो वो ट्रेडिशनली जंगल्स की तरफ मुड़ गए, क्योंकि ड्राई सीजन में डीप फॉरेस्ट ही उनका सबसे बड़ा सहारा होता था। लेकिन कॉलोनियल स्टेट उनसे एक कदम आगे सोच रही थी। उन्होंने जंगल के रास्तों पर भी अपना अगला ट्रैप बिछा रखा था, जिसे हम फॉरेस्ट लॉकआउट कह सकते हैं। मिड 19th सेंचुरी में ही एक के बाद एक फॉरेस्ट एक्ट्स पास होने लगे। इन नए कानूनों ने एक झटके में पूरे लैंडस्केप की ज्योग्राफी और एक्सेस को बदल दिया। कैसे? मतलब क्या चेंजेस लाए वो? जो फॉरेस्ट्स कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर प्रोड्यूस करते थे, खासकर देवदार और साल की लकड़ी, जो उस वक्त एक्सपैंडिंग ब्रिटिश रेलवे नेटवर्क के स्लीपर्स और उनकी मैसिव शिप्स बनाने के काम आती थी, उन्हें रिजर्व्ड डिक्लेयर कर दिया गया। पूरी तरह बंद हो गई। और जो बाकी छोटे मोटे जंगल बचे थे, उनका क्या किया स्टेट ने? बाकी बचे हुए जंगलों को प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया। यहाँ कंप्लीटली बैन तो नहीं था, स्टेट ने कुछ कस्टमरी राइट्स मेंटेन किए थे इन हर्डर्स के लिए। पर शर्तें बहुत होंगी। बहुत स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, इतनी कि वो राइट्स पेपर पर होने के बावजूद प्रैक्टिकली यूजलेस बन गए। ये सिचुएशन तो कुछ ऐसी हो गई जैसे किसी स्ट्रिक्ट हॉस्टल वार्डन या किसी हेवीली रेगुलेटेड लाइब्रेरी के रूल्स होते हैं, जहां अथॉरिटी बोलती है कि आप अंदर आ तो सकते हैं, पर ठीक 1 घंटे बाद निकलना होगा, और किसी एक्स्ट्रा किताब को हाथ लगाया तो फाइन लगेगा। आने के लिए अब फॉर्मली एक परमिट चाहिए था, और परमिट भी ऐसा नहीं कि फ्रीली घूम सको। अंदर रहने का टाइम स्ट्रिक्टली और मिनटली लिमिटेड था। और अगर उन्होंने वो टाइम लिमिट थोड़ी सी भी क्रॉस की तो भले ही अंदर कितना भी बेहतरीन चारा क्यों ना बचा हो, उन्हें अपने हर्ड्स के साथ वहां से बाहर निकलना ही पड़ता था।
ओवरस्टे करने पर उन पर भारी फाइन लगाया जाता था। अगर इसको डीपली सोचें तो फॉरेस्ट इन पास्टरल इकोसिस्टम्स के लिए हार्श ड्राई सीजन में एक वाइटल आर्टरी या लंग्स की तरह काम करता था। जब एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिट्स ऑफ फाइन्स के जरिए उस आर्टरी को कट ऑफ कर दिया तो पूरा का पूरा लिविंग इकोसिस्टम बुरी तरह सफोकेट होने लगा। और इस सफोकेशन के पीछे का ऑफिशियल जस्टिफिकेशन भी बड़ा नैरो और मैकेनिकली ड्रिवन था। 1913 में दार्जिलिंग के डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे एच.एस. गिब्सन। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक ऑफिशियल नोट लिखा था जिसमें उसने इस पूरे लॉकआउट के ब्रिटिश लॉजिक को आउटलाइन किया। उसका कहना था कि जब जानवर जंगल में चरते हैं तो वो छोटे पौधों को यानी डेलिकेट सैपलिंग्स को अपने खुरों और पैरों तले कुचल देते हैं और नए शूट्स को खा जाते हैं। हाँ, इस प्रोसेस की वजह से नए वैल्यूएबल टिम्बर वाले पेड़ जर्मिनेट नहीं हो पाते। उनकी क्लियर सोच थी कि कमर्शियल टिम्बर प्रोडक्शन और ट्रेडिशनल ग्रेजिंग दोनों एक ही स्पेस में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। उनके हिसाब से फॉरेस्ट का एक ही लेजिटिमेट यूज था, जो कि हेविली प्रॉफिटेबल टिम्बर और फ्यूल प्रोड्यूस करना था। ये तो सीधा नेचर को सिर्फ एक कमर्शियल स्प्रेडशीट पर उतारने जैसी बात हो गई। उन्होंने उस सदियों पुराने डेलिकेट बैलेंस को समझा ही नहीं, जहां फॉरेस्ट और एनिमल्स एक सिम्बायोटिक रिलेशन में थे। बिल्कुल नहीं समझा। खैर, जमीन उनके हाथ से निकल गई, जंगल के रास्ते परमिट्स में उलझ गए। लेकिन इस सब के पीछे सिर्फ जमीन और लकड़ी से रेवेन्यू निकालने का सिंपल चक्कर नहीं था। यहाँ एक डीपली इनग्रेन्ड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और गवर्नेंस अप्रोच का फर्क सामने आता है। आप मोबिलिटी के दर की बात कर रही हैं। हाँ, ब्रिटिश स्टेट को मोबिलिटी से यानी लगातार मूव करने वाले नोमैडिक लोगों से एक गहरा और इंस्टीट्यूशनल खौफ था। एक सेटल पॉपुलेशन जो गांव में एक ही जगह रहती है, जिसके फिक्स प्रॉपर्टीज हैं, उसे आइडेंटिफाई करना और उस पर रूल करना आसान होता है ना। और सबसे जरूरी बात, उसको रेगुलरली टैक्स करना बहुत आसान होता है। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा फ्रेमवर्क कंट्रोल और प्रेडिक्टेबिलिटी पर बेस्ड था। जो सेटल थे, जो खेतों में काम करते थे, उन्हें स्टेट इनहेरेंटली पीसेबल और लॉ अबाइडिंग मानती थी, क्योंकि उनका एक फिक्स्ड मैपेबल एड्रेस था, राइट। और जो नोमैडिक थे, जो बंजारों की तरह अपनी लाइफ की सीजनल नीड्स के हिसाब से कॉन्स्टेंटली माइग्रेट करते थे, उन्हें स्टेट कंप्लीटली सस्पिशियस और आगे चलकर क्रिमिनल मानती थी, क्योंकि उन पर नजर रखना मुश्किल था। एग्जैक्टली। मोबिलिटी का सीधा सा मतलब था कि स्टेट की उन पर डायरेक्ट और कांस्टेंट नजर नहीं है, और जिस आबादी को स्टेट देख नहीं सकती उसे वो स्ट्रांगली कंट्रोल नहीं कर सकती। इसी डार्क एडमिनिस्ट्रेटिव साइकोलॉजी का प्रैक्टिकली मैनिफेस्टेशन था 1871 का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ओ, ये तो बहुत नोटोरियस एक्ट था। ये इतना एक्सट्रीम और हिस्टोरिकली ड्रैकोनियन लॉ था कि इसने नोमैडिक क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स और पैस्टोरलिस्ट्स की पूरी आबादी को एक सिंगल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रोक में क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया। वेट, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं था? ये डिक्लेयर करना किसी एक्चुअल क्राइम पर बेस नहीं था? बिल्कुल नहीं। इस एक्ट ने उन्हें क्रिमिनल बाय नेचर एंड बर्थ का परमानेंट टैग दे दिया। ये सुनकर ही माइंड बॉगल हो जाता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका वे ऑफ लाइफ एक ब्रिटिश ऑफिसर की फिक्स्ड ज्योमेट्री में फिट नहीं होता था, उन्हें सीधा पैदाइशी क्रिमिनल बोल दिया गया। आज के टाइम में अगर हम देखें तो हमारी मॉडर्न सोसाइटी में हजारों फ्रीलांसर्स, डिजिटल नॉमैड्स या एक्सट्रीम ट्रैवलर्स हैं जो कंटिन्यूअसली अलग-अलग सिटीज में मूव करते हैं। हाँ, और क्या हम उन्हें क्रिमिनल बोलेंगे? वही तो, उन्हें सिर्फ उनके लाइफस्टाइल के लिए क्रिमिनल टैग देना तो कंप्लीटली absurd साउंड करता है। लेकिन 19th सेंचुरी में पैदा होते ही एक न्यूली बॉर्न बच्चे पर ऑफिशियली मुजरिम होने का ठप्पा लग जाना, ये इन क्लोज नेट कम्युनिटीज के कलेक्टिव साइकी के लिए कितना डीपली ट्रॉमेटाइजिंग रहा होगा। ट्रॉमेटाइजिंग होने के साथ साथ ये उनकी डेली सर्वाइवल के लिए फिजिकली रिस्ट्रिक्टिव भी था। इस क्रिमिनल ड्राइव्स एक्ट के रिलेंटलेसली लागू होने के बाद इन कम्युनिटीज को वर्चुअली अपनी ही जमीन पर एक खुली जेल में कैद कर दिया गया। मतलब उन्हें सेटल होने पर मजबूर किया गया। हाँ, उन्हें फोर्सफुली नोटिफाइड विलेज सेटलमेंट्स में रहने पर मजबूर किया गया। उनके मूवमेंट पर ऐसी संगीन और टाइट पाबंदी थी कि बिना किसी फॉर्मल लोकल परमिट के वो अपने डेजिग्नेटेड विलेज सेटलमेंट से बाहर लिटरली एक कदम नहीं निकाल सकते थे। और उन पर नजर कौन रखता था? इस स्ट्रिक्ट कन्फाइनमेंट को एनफोर्स करने के लिए स्पेसिफिकली विलेज पुलिस को ड्यूटी दी गई थी, जो 24/7 इन पर रिग्रेस सर्वेलेंस रखती थी। उनकी आज़ादी, उनकी सेंचुरीज ओल्ड एक्यूमुलेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज, उनका पूरा ट्रेड नेटवर्क, सब कुछ उस एक लॉ ने पूरी तरह पैरालाइज करके रख दिया। तो नैरेटिव का फ्लो एकदम क्लियरली एक डिस्ट्रक्टिव पैटर्न दिखाता है।
पहले ओपन जमीन छीन ली और वहां खेत बना दिए, उसके बाद बचे कुचे जंगल बंद कर दिए और वहां परमिट्स और फाइन्स लगा दिए। और फाइनली उन्हें ऑफिशियली क्रिमिनल बोलकर नोटिफाइड गांव में स्ट्रिक्टली बंद कर दिया। राइट। जब ये सब अचीव हो गया और हर्डर्स कंप्लीटली कॉर्नर हो गए, तो स्टेट को पता चल गया कि ये लोग एग्जैक्टली कहाँ हैं और इनकी मूवमेंट्स कितनी डीपली लिमिटेड हैं। और जब स्टेट एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को इतना आइसोलेट कर लेती है, तो उनका अगला लॉजिकल स्टेप निकल कर आता है, जो आखिरी बची कुची पूंजी है उसको स्क्वीज करना। यहाँ शुरू होती है उनकी ब्रूटल टैक्सेशन स्ट्रैटेजी। क्योंकि रेवेन्यू बढ़ाने की कॉलोनियल एपेटाइट बिल्कुल इनसेशिएबल थी। लैंड, कैनल वाटर, सॉल्ट और ट्रेड गुड्स को अग्रेसिवली टैक्स करने के बाद अब उनकी तीखी नजर इन कन्फाइंड एनिमल्स पर थी। मिड 19th सेंचुरी में उन्होंने फॉर्मली और हेवीली ग्रेजिंग टैक्स इंट्रोड्यूस किया। हर एक जानवर पर। हाँ, हर एक इंडिविजुअल जानवर जो पास्चर पर चरने जाता था, उस पर एक मैथमेटिकली स्पेसिफिक टैक्स वसूला जाने लगा। और इस पूरे एक्सप्लॉयटेशन में सबसे खतरनाक फेज आया 1850s से लेकर 1880s के बीच। उस वक्त क्या हुआ? तब टैक्स कलेक्ट करने का एग्जॉस्टिंग प्रोसेस गवर्नमेंट खुद नहीं करती थी, बल्कि उन्होंने रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने के लिए इसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को ओपनली ऑक्शन करना शुरू कर दिया। ये प्राइवेट ऑक्शन सिस्टम तो आज के टाइम में भी बहुत रिलेटेबल लगता है। इसे हम बड़ी आसानी से सोसाइटी के उन रूथलेस पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर से कंपेयर कर सकते हैं। सही कह रही हैं। जैसे म्यूनिसिपल गवर्नमेंट किसी बिजी मार्केट के पार्किंग लॉट का कॉन्ट्रैक्ट एक हैवी बेस अमाउंट पर किसी थर्ड पार्टी को ठेके पर दे देती है, और फिर वो कॉन्ट्रैक्टर अपना डबल ट्रिपल प्रॉफिट निकालने के लिए पब्लिक से आर्बिट्ररी और एग्जॉर्बिटेंट पैसे वसूलता है, उन्हें हैरास करता है। इन हर्डर्स के साथ जो सिस्टमैटिक फाइनेंशियल एक्सट्रैक्शन हुई, वो भी एग्जैक्ट ऐसी ही थी। बस स्केल और ब्रूटैलिटी कहीं ज्यादा बड़ी थी। कॉन्ट्रैक्टर्स ने ऑक्शन नेचुरली जीतने के लिए कॉलोनियल स्टेट को ऑलरेडी एक मैसिव हैवी अमाउंट एडवांस में पे किया होता था। उनका पूरा डेली कैलकुलेशन इस बात पे बेस था कि एक साल के लिमिटेड विंडो में उन्हें ना सिर्फ वो प्रिंसिपल अमाउंट स्टेट से रिकवर करना है, बल्कि अपने हिसाब से पर्सनल प्रॉफिट भी ड्रास्टिकली मैक्सिमाइज करना है। तो उन्होंने टैक्स रेट्स बहुत बढ़ा दिए होंगे। इस प्योर ग्रीडी ड्राइव में उन्होंने ग्राउंड पर टैक्स का रेट आसमान पर पहुंचा दिया। उनका एक्सट्रैक्शन मेथड वायलेंटली अग्रेसिव था। हर एक माइग्रेटिंग हर्ड को रास्ते में ब्लॉक किया जाता, हर सिंगल शीप, गोट या कैमल की मिनट गिनती होती और हर्डर्स को लीगली स्क्वीज किया जाता। बाप रे। उनका बचा कुचा छोटा सा इकोनॉमिक बफर भी इस प्राइवेट टैक्स टेररिज्म ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। पर एक पॉइंट के बाद जब इस रूथलेस एक्सटॉर्शन के खिलाफ ग्राउंड लेवल पर कंप्लेंट या रेजिस्टेंस बड़ी होगी और गवर्नमेंट को ये केयरफुली रियलाइज हुआ होगा कि आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा तो ये मिडलमैन कॉन्ट्रैक्टर्स खुद अपनी जेब में रख रहे हैं, तो उन्होंने इस करप्ट सिस्टम में इंटरफेयर जरूर किया होगा। हाँ, और इस इंटरफेरेंस का डायरेक्ट रिजल्ट ये निकला कि 1880s तक आते आते गवर्नमेंट ने इन सारे बिचौलियों यानी कॉन्ट्रैक्टर्स को सिस्टम से हटाकर डायरेक्ट कंट्रोल और टैक्स कलेक्शन अपने हाथ में ले लिया। तो अब उन्होंने नया सिस्टम क्या बनाया? उन्होंने फॉर्मली एक नया पास सिस्टम लागू किया। अब हर इंडिविजुअल हर्डर को फॉर्मली एक पास थमा दिया गया था। जब भी उन्हें लीगली टैक्स पे करके किसी छोटे से ग्रेजिंग ट्रैक्ट में एंट्री लेनी होती, तो उन्हें अपना पास अथॉरिटीज को दिखाना पड़ता। और वहां ऑफिसर्स उनकी चेकिंग करते थे। हाँ बिल्कुल, वहां ऑफिसर्स उनके हर्ड्स की थॉरोली गिनती करते, एनिमल्स का एग्जैक्ट नंबर और टैक्स अमाउंट पास पर ऑफिशियली एंटर करते और फिर फी वसूलते। ये सिस्टम देखने में ऑर्गेनाइज लगता था, पर डीपली ये उनकी मूवमेंट और आज़ादी पर एक और सफोकेटिंग ब्यूरोक्रेटिक चेन थी। अब यहाँ एक सबसे बड़ा और क्रूशल सवाल उठता है। जब किसी नेचुरली लिविंग ब्रीदिंग इकोसिस्टम पर और उस पर डिपेंड करने वाली सोसाइटी पर ऐसे एक्सट्रीम और मल्टीपल स्ट्रक्चरल चेंजेस फोर्सिबली थोपे जाते हैं, तो एक्चुअल फिजिकल एनवायरनमेंट पर उसका डीपली मैकेनिस्टिक असर क्या होता है? असर तो कैटास्ट्रोफिक था। एक तरफ आपने उनकी वास्ट ग्रेजिंग स्पेस ड्रास्टिकली श्रिंक कर दी, दूसरी तरफ उन्हें रिजिडली रिस्ट्रिक्टेड जोन्स में लॉक कर दिया। इस इंटेंस कंबाइंड पॉलिसी का रिजल्ट जमीन पर क्या निकला? उसका रिजल्ट वही निकला जो किसी भी मैथमेटिकली डूम्ड इकोलॉजिकल डिजास्टर का होता है। इस मॉन्यूमेंटल कोलैप्स का सबसे स्टार्क और ग्लोबली ऑथेंटिक एविडेंस हमें 1928 की रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की डिटेल रिपोर्ट में मिलता है। उस रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स थीं? रिपोर्ट में बहुत क्लियरली और साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट किया गया कि जैसे जैसे खेती के लिए जमीन अग्रेसिवली बढ़ती गई, वैसे वैसे नेचुरल ग्रेजिंग लैंड्स का टोटल एरिया रैपिडली श्रिंक हो गया। अब यहाँ एक सिंपल बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट आता है, एक मैकेनिज्म जो पहले बैलेंस में था। यानी जब वो फ्रीली मूव करते थे। हाँ,
पहले जब पास्चर्स कंप्लीटली ओपन थे तो ये चरवाहे हजारों किलोमीटर के लंबे रूट्स पर मूव करते थे। एक जगह पर थोड़े दिन ग्रेज किया, फिर तुरंत आगे बढ़ गए। इस मोबिलिटी की वजह से ग्रास और वेजिटेशन को इजीली अपने रूट सिस्टम को नेचुरली रिकवर और रीजनरेट करने का काफी टाइम मिल जाता था। लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के बाद तो वो मूव ही नहीं कर पाए। एग्जैक्टली। सिवियर लैंड रिस्ट्रिक्शन के बाद सेम मैसिव नंबर ऑफ एनिमल्स एक बहुत ही छोटी आर्टिफिशियली कन्फाइंड स्पेस में कंटिन्यूअसली ग्रेज करने लगे। इसे एकेडमिकली और साइंटिफिकली कंटिन्यूअस इंटेंसिव ग्रेजिंग कहते हैं। मैकेनिस्टिकली अगर सोचें, जब जानवर बार बार बिना किसी ब्रेक के एक ही ग्राउंड पर ग्रेज करते हैं तो ग्राउंड कवर और सॉइल का क्या हाल होता होगा? मैकेनिस्टिकली पौधों को दोबारा अपना नया शूट निकालने का और ग्रो करने का टाइम ही नहीं मिलता। एनिमल्स सिर्फ ऊपर की घास नहीं खाते, वो धीरे धीरे स्ट्रेस में रूट्स तक खींच लेते हैं। तो जमीन बंजर होने लगती है। हाँ, उनके डीप रूट्स कंप्लीटली डिप्लीट हो जाते हैं और धरती की प्रोटेक्टिव अपर सॉइल लेयर पूरी तरह लूज होकर हवा और पानी से इरोड होने लगती है। इस कंटिन्यूअस अनरिलेंटिंग ओवरग्रेजिंग की वजह से उन चारागाहों की बेस न्यूट्रिशनल क्वालिटी और कैरिंग कैपेसिटी ड्रास्टिकली कोलैप्स हो गई। और जब प्राइमरी नेचुरल फूड सोर्स यानी चारा ही पूरी तरह डिप्लीट हो गया तो इसका सीधा और भयानक असर जानवरों की फिजियोलॉजिकल हेल्थ पर पड़ना ही था। लाइवस्टॉक कंटिन्यूअसली मेलनरिश्ड और वीक रहने लगे, उनका इम्यून सिस्टम पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो गया। और इस डीप वल्नरेबिलिटी का सबसे खौफनाक मंजर दिखता था ड्रॉट्स और फाइमीन्स के टाइम, यानी अकाल पड़ने पर। क्योंकि जानवर ऑलरेडी स्टार्वेशन मोड में क्लोजली ऑपरेट कर रहे थे, थोड़ा सा भी मौसम का इम्बैलेंस आते ही वो मास स्केल पर भूख से मरने लगे। हजारों की तादाद में लाइवस्टॉक की अचानक डेथ हुई होगी। बिल्कुल, चरवाहों की पूरी जनरेशंस की जमा पूंजी जो उनके हर्ड्स थे वो पल भर में खत्म हो गई। एक सोर्स ऑफ वेल्थ खत्म होते ही सर्वाइवल के लिए उन्हें मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ा, जिसने उन्हें एक डीप अनब्रेकेबल इंडेटेडनेस यानी कर्जे के जाल में ढकेल दिया। ये एक ऐसी विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी थी जिसे कॉलोनियल पास स्ट्रक्चर्स ने नोइंगली या अननोइंगली मोशन में सेट किया था। लेकिन इस पूरे डीपली ब्लीक और डार्क हिस्टोरिकल सिनेरियो में एक बहुत पावरफुल और अपलिफ्टिंग काउंटर नैरेटिव भी एग्जिस्ट करता है जो रिकॉर्ड्स में क्लियर दिखता है। हाँ, इंडियन सोसाइटी की एक खासियत है जुगाड़ और रेजिलियंस। इन पैस्टोरलिस्ट ने हार नहीं मानी है ना? बिल्कुल नहीं। जब पावरफुल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ने उन्हें हर दिशा से घेर लिया था तब भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया। हमारे इन हिस्टोरिकल सोर्सेज का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि कैसे इन कम्युनिटीज ने प्रोएक्टिवली अडॉप्ट किया और सर्वाइवल के नए रास्ते ढूंढ निकाले। ये तो कमाल की बात है। एक तरफ पूरा स्टेट मशीनरी उन्हें क्रश करने में लगा है और दूसरी तरफ वो सोल्यूशन निकाल रहे हैं। उन्होंने प्रैक्टिकली एडेप्टेशन शुरू कैसे की? अडेप्टेशन का सबसे पहला और सबसे लॉजिकल तरीका था अपने डेली ऑपरेशंस को रेडिकली डाउनसाइज करना। उन्हें एनवायरनमेंट देखकर समझ आ गया था कि अब नए कन्फाइंड रूल्स में हिस्टोरिकली मैसिव हर्ड्स को सस्टेन करना मैथमेटिकली और इकोलॉजिकली कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने अपने हर्ड्स छोटे कर लिए? हाँ, उन्होंने फोर्सफुली अपने हर्ड्स का साइज केयरफुली और स्मार्टली छोटा कर लिया। दूसरा बड़ा एडेप्टेशन था नई ज्योग्राफी को क्रिएटिवली एक्सप्लोर करना। जब पुराने ट्रेडिशनल माइग्रेशन रूट्स परमानेंटली बंद हो गए तो उन्होंने लिटरली टेरेन मैप पर नए सफर शुरू किए। अगर हम इस एडेप्टेशन को स्ट्रिक्टली ग्राउंड जीरो से समझना चाहें तो क्या कोई मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल है जहां ज्योग्राफी शिफ्ट करके कम्युनिटी ने खुद को नेचुरली बचा लिया हो? अगर हम 1947 के ठीक बाद का एक प्रोमिनेंट कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल लें तो हम राइकास के हर्डिंग कम्युनिटी का एक ब्रिलियंट सर्वाइवल मॉडल देख सकते हैं। राइकास जो टिपिकली कैमल और शीप हर्ड करते हैं। सही कहा। राइकास जो डीपली हिस्टोरिकली प्राइमरीली कैमल और शीप हर्डिंग करते हैं, उनका पार्टीशन से पहले एक वेल एस्टैब्लिश्ड जनरेशंस पुराना ट्रेडिशनल रूट था जो डीप सिंध तक जाता था। वो स्मूथली इंडस रिवर के रिच बैंक्स पर अपने जानवरों को ड्राई सीजन में चराते थे। पर 1947 में जब प्रैक्टिकली और पॉलिटिकली नए बॉर्डर्स ड्रॉ हुए तो सिंध जाने का वो नेचुरल रास्ता तो हमेशा के लिए ब्लॉक हो गया होगा। हाँ, कंप्लीटली मिलिटराइज्ड और ब्लॉक। एक ही दिन में उनका प्राइमरी ग्रेजिंग पैस्चर एक स्ट्रोक से उनसे छीन लिया गया। ये तो किसी भी कम्युनिटी के लिए डेड एंड जैसा होना चाहिए था। फिर उन्होंने इस डेडलॉक को ब्रेक कैसे किया? उन्होंने माइग्रेशन की दिशा को ईस्टवर्ड्स अग्रेसिवली शिफ्ट कर दिया। आज के टाइम में राइकास ने एक कमाल का और हाईली सिंक्रोनाइज्ड एडेप्टेशन डेवलप किया है। उन्होंने अपनी माइग्रेशन साइकिल को केयरफुली हरियाणा की तरफ रीडायरेक्ट किया है। हरियाणा, वहाँ क्या खास है? ये कंप्लीटली रैंडम मूवमेंट नहीं है।
इसकी टाइमिंग स्ट्रिक्टली और डीपली कैलकुलेटेड होती है इकोलॉजी के हिसाब से। जब हरियाणा में एग्रीकल्चरल फील्ड्स की सीजनल फसल कट जाती है, ठीक उसी एग्जैक्ट वक्त रैकाज अपने बड़े हर्ड्स के साथ स्लूली वहां पहुंचते हैं। ओ, फसल कटने के बाद? हाँ, फसल कटने के बाद खेत में जो सूखा स्टबल यानी बचा हुआ वेस्ट हिस्सा होता है, उनके शीप एक्टिवली यूज ग्रेज करते हैं। और इस मैस कंजम्पशन के बदले में उस थके हुए एग्रीकल्चरल खेत को डायरेक्टली क्या मिलता है? उन हजारों जानवरों का डंग, जो कि एक नेचुरल मैन्योर यानी खाद का काम करता है। एग्जैक्टली ये डंग उस डीपली डिप्लीटेड सॉइल के लिए एक बेहतरीन, रिच और कंप्लीटली नेचुरल फर्टिलाइजर बन जाता है। ये तो सच में एक कमाल का अडेप्टेशन है। एक तरफ उनके सामने सर्वाइवल की मजबूरी थी, पर दूसरी तरफ उन्होंने कितना ब्रिलियंट और सिनर्जिस्टिक सॉल्यूशन निकाला। हरियाणा के फार्मर्स को बिना किसी केमिकल कॉस्ट के इजीली कंप्लीटली ऑर्गेनिक खाद मिल रही है, और दूसरी तरफ राइकास को अपने मैसिव एनिमल्स के लिए वाइटल सस्टेनेंस और चारा। एक परफेक्ट विन विन सेटिंग, राइट? बिल्कुल, ऐसी शार्प सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और क्रॉस कम्युनिटी इकोलॉजिकल हार्मनी सच में एक्सेप्शनल है। और ये रेजिलियंस सिर्फ एक रीजन या एक कम्युनिटी तक जियोग्राफिकली लिमिटेड नहीं है। अगर हम डीपली इंडिया के वास्ट मैप पर नजर डालें, तो ऐसी ट्रेडिशनली हाईली नोमैडिक कम्युनिटीज पूरे देश में हिस्टोरिकली फैली हुई हैं, जिन्होंने एग्जैक्टली इसी तरह की एक्सट्रीम कॉलोनियल पॉलिसीज और मॉडर्न कंस्ट्रेंट्स का डायरेक्टली सामना किया है। हाँ, नॉर्थ में अगर हम देखें तो हिमालयाज के कोल्ड रफ टेरेन्स में गुज्जर्स और गद्दीज एक्टिवली रहते हैं। उसके थोड़ा और आगे एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड्स पर भोटिया सर्वाइव करते हैं। अगर हम सेंट्रल और सिवियरली वेस्टर्न इंडिया की तरफ शिफ्ट हों, तो वहाँ बंजाराज और गुजरात के हार्शली एरिड रीजन्स में मालधारीज का ट्रेडिशनल वाइड नेटवर्क है। और महाराष्ट्र का मत भूलिए। हाँ, महाराष्ट्र के ह्यूज सेमी एरिड प्लेटो पर धंगर्स नेचुरली अपने शीप हर्ड करते हैं। और अगर हम डीपली साउथ इंडिया की टोपोग्राफी में जाएं, तो कुरुमाज, कुरुबाज और गोलाज इस ट्रेडिशन को जिंदा रखे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट के हिली डेंस बॉर्डर्स पर मोनपाज ऐसी ही नेचुरली इंटीग्रेटेड लाइव्स जीते हैं। ये सभी ट्रेडिशनली अलग-अलग लोकल एनवायरनमेंट्स में केयरफुली अलग-अलग जानवरों के साथ सीमलेसली एग्जिस्ट करते हैं, पर उन सब की यूनाइटेड हिस्ट्री इसी कॉलोनियल मार्जिनलाइजेशन और उसके ठीक बाद की स्ट्रेटेजिक एडेप्टेशन से डीपली जुड़ी हुई है। और इन चेंजेस का उनकी आपस की सोसाइटी पर भी तो असर पड़ा होगा। पूरा असर पड़ा। इस मैसिव एडेप्टेशन प्रोसेस के दौरान वक्त के साथ इन कम्युनिटीज के अंदर एक डीप सोशियो इकोनॉमिक क्लास डिवाइड पैदा हो गया। जो थोड़े वेल ऑफ या हिस्टोरिकली अमीर पास्टोरलिस्ट्स थे, जिनके पास डायरेक्टली फाइनेंशियल बफर और सेविंग थी, उन्होंने सिस्टमैटिकली और लीगली जमीन खरीदना शुरू किया और परमानेंट सेटल लाइफ अपना ली। तो उन्होंने अपना काम बदल लिया। हाँ, उन्होंने प्रैक्टिकली अपना ट्रेडिशनल घुमंतू जीवन हमेशा के लिए छोड़ दिया और स्मूथली आइदर कल्टिवेटेड एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो गए या फिर बड़े स्केल पर कमर्शियल ट्रेडिंग को एफिशिएंटली कंट्रोल करने लगे। लेकिन उन हजारों हर्डर्स का क्या, जिनके पास पहले से ही एसेंशियली बेली सर्वाइव करने भर के लिमिटेड रिसोर्सेज थे, जो लिटरली पॉवर्टी लाइन पर थे, जो स्ट्रिक्टली गरीब थे, उनका लॉन्ग टर्म फेट हिस्टोरिकली काफी ट्रेजिक और डार्क रहा। जब उनके लिमिटेड सर्वाइवल रिसोर्सेज और उनके प्राइमरी हर्ड्स प्रैक्टिकली खत्म होने लगे, तो डेली सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए उन्हें लोकल साहूकारों और ब्रूटल मनी लेंडर्स से हेवी इंटरेस्ट पर कर्जा लेना पड़ा। और वहां से निकलना तो इम्पॉसिबल होता है। हिस्ट्री गवाह है कि उस हाईली एक्सप्लॉयटेटिव और डीप डेट ट्रैप से लीगली निकलना वर्चुअली नामुमकिन होता है। एक टाइम जल्दी आया जब उन्होंने स्ट्रिक्टली अपने आखिरी बचे कुछ शीप और कैटल भी डिफॉल्ट करके कंप्लीटली खो दिए। तो जब हर्ड्स ही नहीं बचे तो वो क्या करते? एक बार उनका इंडिविजुअल हर्ड कंप्लीटली उनके हाथ से चला गया तो उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो गई। उन्हें मजबूरन दूसरों के बड़े खेतों में या रैपिडली ग्रोइंग छोटे शहरों की हार्श इंडस्ट्रीज में डेली वेज लेबरर बनकर रिगरसली काम करना पड़ा। अपनी पूरी इकोलॉजिकल इंडिपेंडेंस खोकर वो स्ट्रिक्टली एक हाईली अप्रेसिव सिस्टम के अंदर एक आम फेसलेस मजदूर बन गए। सही बात है। इन सब कंटिन्यूसली ट्रैजिक शिफ्ट्स के बावजूद आज के मॉडर्न फील्ड इकोलॉजिस्ट और एनवायरमेंटल साइंटिस्ट्स जब इन एरिड, ड्राई और रफ माउंटेन रीजन्स को डीपली साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, तो उनका कंक्लूजन बड़ा एक्सप्लिसिटली क्लियर होता है।
वो क्या कहते हैं आज के टाइम में? वो कंसिस्टेंटली आर्ग्यू करते हैं कि इन हेविली हार्श्ड एनवायरनमेंट्स में, जहां मॉडर्न सेटल्ड इंटेंसिव एग्रीकल्चर स्ट्रिक्टली इकोलॉजिकली वायबल नहीं है या मैसिवली रिसोर्स इंटेंसिव है, वहां आज भी डीपली मैनेज्ड पेस्टोरलिज्म ही लॉजिकली सबसे सस्टेनेबल और इकोलॉजिकली साउंड लाइफस्टाइल प्रैक्टिस है। ये आखिरी साइंटिफिक पर्सपेक्टिव सच में डीपली सोचने वाली बात है। इन ट्रेडिशनली रिजिलियंट कम्युनिटीज ने इतने हिस्टोरिकली मैसिव और ऑप्रेसिवली रिजिड कॉलोनियल पावर स्ट्रक्चर का लगातार सामना किया, स्ट्रेटेजिकली अपने हर्ड्स फ्लेक्सिबली एडजस्ट किए, एक हेविली ब्लॉक जगह से दूसरी जगह नए डिफिकल्ट रास्ते बनाए और सिस्टमैटिकली किसी न किसी तरह ग्लोबली खुद को बायोलॉजिकली और कल्चरली सस्टेन किया। पर इस पूरी वास्ट हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी से एक बहुत ही बड़ा और आज की सोसाइटी को थोड़ा चुभने वाला वैलिड सवाल पैदा होता है, जिसे हमें केयरफुली कंसिडर करना चाहिए। आज हम परमानेंटली 21st सेंचुरी में हैं, फॉर्मली आज़ाद हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आज भी जब रिमोट एरियाज में कोई बड़ा हाइड्रो डैम बनता है, हेविली फंडेड नए मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सडनली आते हैं, या फिर कंप्लीटली फॉरेस्ट रिसोर्सेज को लॉक करने वाले लीगली स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन लॉज फोर्सफुली इंप्लीमेंट होते हैं, तो उसका सबसे पहला और सबसे ब्रूटल ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? उन्हीं हिस्टोरिकली ट्रेडिशनल, कॉन्स्टेंटली सेमी नोमैडिक और लोकली इंडिजिनस कम्युनिटीज पर। तो हमें डायरेक्टली खुद के बनाए हुए सोसाइटल फ्रेमवर्क और कॉन्शियंस से सीरियसली पूछना पड़ेगा कि क्या हम प्रैक्टिकली आज भी इन इकोलॉजिकली क्रिटिकल कम्युनिटीज को फ्रैंकली उनका राइटफुल स्पेस और एजेंसी दे रहे हैं, या फिर उन्हें और उनके प्योर सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ को एरोगेंटली वेस्ट समझने वाली वो स्ट्रिक्टली 19th सेंचुरी कॉलोनियल मेंटालिटी आज भी किसी न किसी हाईली रिफाइंड, लीगली रैप्ड और फंडामेंटली मॉडर्न फॉर्म में हमारे करंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स और डेवलपमेंट मॉडल्स में साइलेंटली जिंदा है? ये सच में एक बहुत ही डीप सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस पैस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। मतलब सोचने वाली बात है कि सदियों से इंसान और नेचर के बीच एक एकदम परफेक्ट बैलेंस चल रहा था, और अचानक एक दिन किसी पेपर पर ड्रॉ की गई एक इनविजिबल लाइन सब कुछ बदल देती है। एग्जैक्टली एक आर्बिट्ररी लाइन एक पूरी कम्युनिटी का वजूद मिटाने लगती है। आज हम अफ्रीका के उन लगभग 22 मिलियन यानी करीब 2.2 करोड़ चरवाहों की कहानी को डिकोड कर रहे हैं, जिनका सबसे बड़ा जुर्म शायद सिर्फ एक था कि उनका एक जगह रुककर न रहना। राइट, ये नंबर अपने आप में बहुत मैसिव है ना? और जब भी हम अफ्रीका के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? वाइल्ड एनिमल्स, सफारीज, या फिर आज की मॉडर्न सिटीज? बिल्कुल, सफारीज ही आती हैं दिमाग में सबसे पहले। हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो बिल्कुल साइडलाइन हो जाता है हमारी कॉन्वर्सेशंस में। दुनिया की आधी से ज्यादा पास्टोरल आबादी, जिसे हम चरवाहे कहते हैं, वो सिर्फ अफ्रीका में रहती है। इसमें आपके बेडुइन्स, बर्बर्स, मासाई, सोमाली, बोरान और टुर्कना जैसी कम्युनिटीज शामिल हैं। ये नंबर्स और इनका स्केल लिटरली माइंड ब्लोइंग है। सही कहा आपने। और अगर हम इन कम्युनिटीज़ की ज्योग्राफी और उनके सर्वाइवल मैकेनिज्म्स को ठीक से समझें, तो ये मोस्टली सेमी एरिड ग्रासलैंड्स या एरिड डेजर्ट्स में रहते हैं। मतलब जहाँ बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है? हाँ, बिल्कुल एक्सट्रीम मिला के, जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है और रेनफॉल का कोई भरोसा नहीं होता। अब ऐसी जगह पर बारिश पर डिपेंड करने वाली खेती यानी रेन फेड एग्रीकल्चर लॉजिकली नामुमकिन सी चीज़ है। राइट, बारिश ही नहीं है तो खेती कैसे होगी? एग्जैक्टली। तो ऐसे ड्राई और डस्टी कंडीशंस में सर्वाइवल का एक ही साइंस काम करता है, और वो है मोबिलिटी। मतलब अगर आप एक जगह रुकोगे तो भूखे मरोगे। ओह, इसलिए वो लोग मूव करते रहते हैं। हाँ, इसलिए ये लोग कैटल, कैमल्स, गोट, शीप और डोंकीज पालते हैं। इनका पूरा का पूरा सर्वाइवल सिस्टम इन्हीं एनिमल से मिलने वाले रिसोर्सेज पर बेस्ड होता है। ये जहां जहां एनिमल्स को चारा मिलता है वहां मूव करते हैं। मैंने सोर्स मटेरियल में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। मुझे इनका जो ये सर्वाइवल मॉडल है ना, वो आज की मॉडर्न डे गिग इकोनॉमी या फिर किसी टिपिकल मिडिल क्लास सर्वाइवल स्ट्रैटेजी जैसा लगता है। गिग इकोनॉमी? वो कैसे? जैसे एक आम इंसान आजकल सिर्फ अपनी प्राइमरी जॉब के भरोसे नहीं बैठता है। वो कोई ना कोई साइड हासिल करता है, फ्रीलांस गिग्स उठाता है, ताकि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। एग्जैक्टली। वैसे ही ये पैस्टोरलिस्ट सिर्फ मिल्क और मीट प्रोड्यूस करके सर्वाइव नहीं करते हैं। समझ गया। उनका भी अपना एक साइड हसल होता है। वो कूल,
वो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, आसपास के मार्केट्स में सरप्लस सामान बेचते हैं और कुछ अलग-अलग ऑड जॉब्स भी करते हैं ताकि उनकी जो अनसर्टेन अर्निंग्स है उसे सप्लीमेंट किया जा सके। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है यार, कोई ऐसी रैंडम वॉन्डरिंग नहीं है। ये साइड हसल वाला कंपैरिजन एक्चुअली बहुत एक्यूरेट है। ये जो मल्टीटास्किंग और अडेप्टेशन का इनका मैकेनिज्म था ना, यही इनकी सादियों पुरानी स्ट्रेंथ रही है। मेक सेंस। लेकिन आज की इस डिस्कशन का हमारा मेन मिशन ये समझना है कि ये इतना फाइनली ट्यून्ड सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम अचानक से कोलैप्स कैसे होने लगा। हम स्पेसिफिकली कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड्स के उस दौर की बात करेंगे जहां इन कम्युनिटीज का स्ट्रक्चरल चेंज और उनके आसपास के पावर डायनामिक्स बिल्कुल पलट गए। और इसको समझने के लिए हम किसी स्पेसिफिक ग्रुप का एग्जाम्पल लेंगे। हाँ, इस कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री को समझने के लिए हम अपना फोकस एक बहुत ही आइकॉनिक कम्युनिटी पर नैरो डाउन करेंगे, द मसाई। हम देखेंगे कि कैसे कॉलोनियल मास्टर्स ने सिर्फ उनकी जमीन नहीं छीनी, बल्कि उन्होंने इनके नेचुरल मूवमेंट को ही एक लीगल वेपन बनाकर इनका पूरा इकोसिस्टम तबाह कर दिया। राइट, तो चलिए सीधा मसाई हर्डर्स पर जूम इन करते हैं ताकि ये जो इनका स्ट्रक्चरल मार्जिनलाइजेशन हुआ उसकी ग्राउंड रियलिटी थोड़ी समझ आए। मसाई लोग प्राइमरीली ईस्ट अफ्रीका में रहते हैं। हाँ, मेनली केन्या और टंजानिया के आसपास। जी, सोर्सेज बताते हैं कि करीब 3 लाख मसाई सदर्न केन्या में है और करीब 1.5 लाख टंजानिया में रहते हैं। और मुझे ये पढ़कर बड़ा अच्छा लगा कि मसाई शब्द का मतलब ही है माय पीपल। माय पीपल, काफी डीप मीनिंग है इसका, है ना? ये लोग ट्रेडिशनली नोमैडिक है। ये उस इक्वेटोरियल हीट में जहाँ ड्रॉट्स आना एक आम बात है, वहाँ पता नहीं कितनी सदियों से फ्लरिश कर रहे थे। पर फिर मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा डिसरप्शन आता है, लेट 19th सेंचुरी का स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। हिस्ट्री का एक बहुत डार्क चैप्टर। हम सब ने स्कूल हिस्ट्री में इसका नाम सुना है, पर आप थोड़ा समझाएंगे कि ग्राउंड लेवल पर इसका मैकेनिज्म एक्चुअली क्या था? देखो, ये जो स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका था, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट हिस्टोरिकल इवेंट नहीं था। ये लिटरली एक ओपन जमीन की लूट थी। यूरोपियन इंपीरियल पावर्स ने अफ्रीका को एक ब्लैंक मैप की तरह देखा और अपनी कमर्शियल सुविधा के हिसाब से उसमें आर्बिट्ररी लाइंस ड्रॉ कर दी। मतलब वहाँ जो लोग पहले से रह रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं? बिल्कुल नहीं। 1885 में मासाई लाइन के साथ ठीक यही हुआ। एक सिंगल मैसिव इंटरकनेक्टेड ग्रेजिंग एरिया के बीचों बीच अचानक से एक इंटरनेशनल बाउंड्री खींच दी गई। एक तरफ बन गया ब्रिटिश केन्या और दूसरी तरफ जर्मन टैंगेनिया, जो आगे चलकर टंजानिया बना। वाओ, रातों रात 2 अलग देश बना दिए उनके आंगन में। हाँ, उन्होंने सदियों पुराने इकोसिस्टम्स और माइग्रेशन रूट्स को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। ये जो लाइंस थी, ये बिल्कुल रैंडम नहीं थी। रैंडम नहीं थी? मतलब कुछ स्पेसिफिक प्लान था इनका? बिल्कुल प्लान था। कॉलोनाइजर्स को वहां कैश क्रॉप्स उगाने थे, तो उन्होंने केयरफुली मासाई टेरिटरी की जो सबसे बेस्ट, सबसे फर्टाइल 7% जमीन थी, उसे टारगेट किया और अपने कंट्रोल में ले लिया। बाप रे, 7% बेस्ट जमीन। ये तो बिल्कुल वैसा साउंड करता है जैसे हमारे यहाँ किसी जॉइंट फैमिली के पुश्तैनी घर में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो जाए। सही पकड़ा आपने, एकदम वही कलेश। मतलब सोचिए, अगर एक बहुत बड़ा आंगन वाला घर है जहां पूरा परिवार आराम से मूव करता है, अचानक बाहर से कोई पावरफुल इंसान आए और आंगन के उस हिस्से में जहां सबसे अच्छी धूप आती है वहां एक पक्की दीवार खड़ी कर दे और कहे कि आज से ये प्रीमियम हिस्सा मेरा है, तुम लोग उस कोने में रहो जहां सीलन आती है। वहां के ओरिजिनल रेजिडेंट्स के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना। एग्जैक्टली। और इस नई दीवार का या उस बाउंड्री लाइन का इम्पैक्ट ग्राउंड पर डेविस्टेटिंग था। जब उनसे उनकी 60% प्री कॉलोनियल ग्रेजिंग लैंड छीन ली गई और उसे व्हाइट सेटलमेंट के लिए, यानी यूरोपियन फार्मर्स के कैश क्रॉप्स के लिए रिजर्व कर दिया गया, तो पता है मसाई हर्डर्स का क्या हुआ? उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया होगा। उन्हें एक छोटे से एरिड जोन में धकेल दिया गया। ये वो जोन था जहां रेनफॉल बिल्कुल अनसर्टन थी और पैस्चर्स की क्वालिटी एकदम पुअर थी। जो जमीन उनका सबसे बड़ा सेफ्टी नेट थी ड्रॉट के टाइम पर, वो अब कंप्लीटली उनके एक्सेस के बाहर थी। ये तो बहुत अनफेयर है। और मैंने सोर्सेज में एक और अजीब पैटर्न ऑब्जर्व किया इस दौरान। जमीन छिनने के बाद सिर्फ उनका ज्योग्राफी या एड्रेस नहीं बदला, उनका पूरा सोशल हायरार्की और पावर डायनामिक्स बिल्कुल रिवर्स हो गया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था उस टाइम का। जो हर्डर्स प्री कॉलोनियल टाइम्स में डोमिनेंट थे इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, वो अचानक से मार्जिनलाइज्ड हो गए। ये पावर स्ट्रक्चर इतनी तेजी से पलट कैसे गया?
मैं ये सोच रही थी। ये पावर फ्लिप एक्चुअली कॉलोनियल इंजीनियरिंग का नतीजा था। ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर सूट करता था, क्योंकि उस पे टैक्स लगाना और उसे वहां से एक्सपोर्ट करना काफी आसान था। तो उन्होंने लोकल पेजेंट कम्युनिटीज को, जो पहले से छोटी मोटी खेती करते थे, एग्रीकल्चर एक्सपैंड करने के लिए स्ट्रांगली एनकरेज किया। अच्छा, तो उन्हें सपोर्ट मिलने लगा गवर्नमेंट से। बिल्कुल। अब जैसे जैसे खेती आगे बढ़ी, बचे हुए पास्चर लैंड्स भी कल्टिवेटेड फील्ड्स में कन्वर्ट होने लगे। एक वक्त था जब मासाई हर्डर्स अपने एग्रीकल्चरल पड़ोसियों पर डोमिनेट करते थे, पर कॉलोनियल रूल खत्म होते होते सिचुएशन उल्टी हो गई। खेती करने वाले इकोनॉमिकली पावरफुल हो गए और मासाई हर्डर्स उन्हीं पर डिपेंड होने लगे। वेट, यहाँ पर एक बहुत ऑब्वियस सा पुशबैक आता है दिमाग में। क्या? अगर आसपास के लोग खेती करके इतने पावरफुल हो रहे थे और ग्रेजिंग लैंड्स खेत में बदल ही रहे थे, तो मसाई लोग खुद फार्मिंग स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते थे? अडैप्टेबिलिटी तो उनके सर्वाइवल का कोर था ना, तो उन्होंने खेती क्यों नहीं शुरू कर दी? ये सवाल बहुत नेचुरल है, कोई भी यही सोचेगा, पर इसका जवाब उनकी एक डीप इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में छुपा है। सोर्स मटेरियल क्लियरली मेंशन करता है कि ट्रेडिशनली मसाई लोग खेती करने को या जमीन जोतने को एक क्राइम अगेंस्ट नेचर मानते थे। क्राइम अगेंस्ट नेचर? एकदम इतना स्ट्रॉन्ग लेबल? हाँ, और ये सिर्फ कोई अंधविश्वास या जिद नहीं थी। इसके पीछे एक सॉलिड इकोलॉजिकल साइंस थी। उनका एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस था। वो जानते थे कि इन सेमी एरिड रीजन्स की जो टॉप सॉइल होती है वो बहुत फ्रेजाइल होती है। ओह, मतलब मिट्टी बहुत जल्दी खराब हो सकती है। राइट। जब कैटल मूव करते हैं, उनके हूव्स जमीन को नेचुरली एरेट करते हैं और उनका वेस्ट सॉइल को फर्टिलाइज करता है। लेकिन अगर आप उस जमीन पर हल चला दें, उसे टिल कर दें, तो वो टॉप सॉइल लूज हो जाती है और हवा या पानी के साथ बह जाती है। वाओ, ये तो पूरा इकोसिस्टम का साइंस है। एक बार जमीन कल्टिवेट हो गई तो वो वापस ग्रेजिंग के लायक नहीं रहती, वो लिटरली बंजर होने लगती है। उनके लिए धरती को फाड़ना एक पाप था, क्योंकि वो जानते थे कि इससे आगे चलकर पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। दैट इज इनक्रेडिबली प्रोफाउंड। मतलब जिसे बाहर की दुनिया एक पिछड़ा हुआ या बैकवर्ड कबीला समझ रही थी, उनके पास एक्चुअली आज के मॉडर्न एनवायरमेंटलिस्ट से ज्यादा एडवांस्ड इकोलॉजिकल लॉजिक था। बिल्कुल था। उन्हें अपनी जमीन की डीप समझ थी। पर इस प्रोफाउंड नॉलेज का उन्हें एक बहुत बड़ा पर्सनल कॉस्ट चुकाना पड़ा, खास करके उनकी डाइट के मामले में। जिन लोगों को खेती से इकोलॉजिकल रीजंस की वजह से सदियों से प्रॉब्लम थी, जो टोटली अपने मीट, मिल्क और एनिमल प्रोडक्ट्स पर सर्वाइव करते थे, उन्हीं पर ऐसी कंडीशंस फोर्स कर दी गई कि उन्हें सर्वाइवल के लिए दूसरे एरियाज में प्रोड्यूस होने वाले फार्म्ड फूड पर डिपेंड होना पड़ा। जी हाँ, और ये बहुत आयरॉनिकल है। अब उन्हें खेती वाला खाना पड़ रहा था। आज उन्हें मजबूरन मेज मील, राइस, पोटैटोज और कैबेज खाना पड़ता है। इसे अगर हम किसी रिलेटेबल इंडियन मिडिल क्लास सिनेरियो से कंपेयर करें, तो ये ऐसा है जैसे किसी ऐसी सेल्फ रिलायंट हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन पंजाबी फैमिली का किचन छीन लिया जाए और उन्हें लाइफ लॉन्ग स्ट्रिक्टली सिर्फ तोरी और लौकी खाने पर मजबूर कर दिया जाए। हाँ, ये बहुत एक्यूरेट और थोड़ा पेनफुल कंपैरिजन है ना? ये सिर्फ उनके खाने की आदत का बदलना नहीं था, ये उनके पूरे सेल्फ रिलायंस और उनकी आइडेंटिटी के छिन जाने का एक बड़ा सिंबल था। खाना वाकई सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं होता है यार, वो कल्चरल आइडेंटिटी होता है। पर मसाई कम्युनिटीज की परेशानियां यहाँ इस डाइट चेंज पर खत्म नहीं हुई। यहाँ से इकोसिस्टम में एक नया और बड़ा प्लेयर एंटर करता है। वो क्या था? एक बड़ा सवाल ये उठता है कि वाइट सेटलमेंट्स और खेत बनने के अलावा बाकी जो थोड़ी बहुत बची हुई बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स थी वो कहाँ गई? और इसका जवाब हमें मॉडर्न वर्ल्ड के एक बहुत ही हिपोक्रिटिकल कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। अच्छा, कहाँ गई बाकी जमीन? वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स का क्रिएशन। द डार्क साइड ऑफ वीआईपी टूरिज्म। मैंने इसके बारे में पढ़ा था सोर्स में। ये एक ऐसी चोट थी जो लिटरली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के नाम पर दी गई उन्हें। जो जमीन व्हाइट सेटलर्स और किसानों के पास नहीं गई, उसे गेम रिजर्व्स में बदल दिया गया। हाँ, बिल्कुल वही हुआ। केन्या में हमने मसाई मारा और संबुरू नेशनल पार्क बनते देखे, और टांजानिया में फेमस सेरेंगेटी पार्क बनाया गया। एक स्टैटिस्टिक जो सोर्सेस से निकल कर आता है वो सच में हिला देने वाला है। अकेला सेरेंगेटी नेशनल पार्क 14,707 स्क्वायर किलोमीटर्स की मसाई लैंड पर बनाया गया। ओवर 14,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये मैसिव एरिया है। और इन पार्क्स का रूल बड़ा क्लियर और ब्रूटल था ना? रूल एकदम सिंपल और रूथलेस था। इन रिजर्व्स में पास्टोरलिस्ट का आना बिल्कुल और स्ट्रिक्टली बैंड था, जिसे आज हम फोर्ट्रेस कंजर्वेशन कहते हैं, जहां कंजर्वेशन का सीधा सा मतलब है इंडिजिनस लोगों को उनके ही घर से बाहर निकाल देना। ये तो कितना अजीब है।
जबकि वो वही रहते थे। हिस्टोरिकली सदियों से यही स्पेसिफिक एरियाज मसाई हर्ड्स के ड्राई सीजन ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे। वो स्पेसिफिक एरियाज जहां उन्हें पता था कि सबसे वर्स्ट ड्रॉट में भी उनके जानवरों को पानी और घास मिल जाएगी। लेकिन अब वो ना वहां हंटिंग कर सकते थे, ना फॉरेज कर सकते थे और ना ही वहां अपने जानवरों को चरा सकते थे। एवरीथिंग वाज बैंड फॉर देम। हाँ, उनका सदियों पुराना एक्सेस एक पेपर के नए ऑर्डर से रातों रात क्रिमिनलाइज कर दिया गया। ये लिटरली वैसा ही फील होता है जैसे आप सोचिए किसी कॉलोनी में एक खुला मैदान हो जहाँ जेनरेशन से वहाँ के ओरिजिनल रेजिडेंट्स के बच्चे खेलते आए हों और एक दिन वहाँ अचानक एक बड़ी सी फेंस लग जाए, उसे एक एक्सक्लूसिव वीआईपी गोल्फ कोर्स बना दिया जाए और बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लग जाए कि लोकल्स एंड ओरिजिनल रेजिडेंट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब वो लोग बाहर खड़े बस देखते रहें। एग्जैक्टली। वहाँ के लोग सिर्फ फेंस के बाहर खड़े होकर देख सकते हैं कि उनके मैदान में बाहर के लोग आकर खेल रहे हैं। बेबसी का लेवल क्या रहा होगा उनका उस वक्त। और उस बेबसी को और डीप करता है वहां का स्टार्क इकोनॉमिक डिस्कनेक्ट। एक बहुत ही चुभने वाला कॉन्ट्रास्ट पेश किया गया है इन सोर्सेज में इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पर। जैसे कि आप एम्बसिली नेशनल पार्क का एग्जाम्पल देखिए। एक तरफ ही नेशनल पार्क अपने वीआईपी टूरिज्म और सफारी से एक साल में लगभग 240 मिलियन कैनियन शिलिंग्स कमाता है, जो करीब 3.5 मिलियन यूएस डॉलर्स के बराबर होता है। वाओ, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। ये एक मैसिव रेवेन्यू है जो नेचर को दूर से देखने के लिए बाहर वालों से लिया जा रहा है। लेकिन उस ठीक पार्क के बाहर, उस इनविजिबल बाउंड्री लाइन के दूसरी तरफ, ठीक वहीं पर मसाई कम्युनिटीज और उनके जानवर ड्रॉट और मेल नरिशमेंट से मर रहे हैं। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। क्योंकि उनके पास अब वो फ्रेश घास और नेचुरल रिसोर्सेज बचे ही नहीं हैं जो उस एक्सक्लूसिव पार्क के अंदर फेंस्ड इन हैं। Here's where it gets really interesting और थोड़ा डिस्टर्बिंग भी लगता है मुझे। इसी रीजन में एक किलिमंजारो वाटर प्रोजेक्ट भी ऑपरेट करता है। हाँ, वाटर पाइपलाइन वाला इशू। सोर्स बिल्कुल क्लियर करता है कि ये पानी की जो पाइपलाइन है वो उन्हीं हर्डर कम्युनिटीज और उनके विलेजेस की ठीक बीच से निकलती है। लेकिन लीगल और स्ट्रक्चरल बंदिश उन पर ऐसी लगाई गई हैं कि वहाँ के विलेजर्स को, जिनकी पुश्तैनी ज़मीन से वो पानी डेली गुजर रहा है, अपने जानवरों के लिए या छोटी मोटी इरिगेशन के लिए उस पानी की एक बूंद भी यूज़ करने की परमिशन नहीं है। एक बूंद भी नहीं। ये लिटरली वैसा है जैसे किसी गांव के ठीक ऊपर से एक हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी लाइन जा रही हो जो किसी दूर के बड़े से लग्जरी मॉल को रोशन कर रही हो और ठीक उस लाइन के नीचे रहने वाले लोग अंधेरे में बैठे हों। पानी आपकी आंखों के सामने से बह रहा है, पर अगर आपने उसे छुआ तो आप क्रिमिनल बन जाएंगे। ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रूअल्टी का एक बहुत क्लियर और कोल्ड ब्लडेड एग्जाम्पल है। जब नियम बनाए जाते हैं, जमीन की हकीकत, वहां की इकोलॉजी और वहां के लोकल लोगों को सोचे बिना, तो ग्राउंड पर यही स्ट्रक्चरल मार्जिनलाइजेशन होता है। राइट। यहाँ एक क्लियर पैटर्न नजर आता है। कॉलोनियल पावर्स को उनकी जमीन से ज्यादा उनके उस फ्री मूवमेंट से डर था जिसे वो आसानी से ट्रैक, टैक्स या कंट्रोल नहीं कर सकते थे, क्योंकि नोमैडिक लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल था। एग्जैक्टली। उनका ऑब्सेशन ही था बाउंड्रीज बनाना और कंट्रोल करना। और ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल सिर्फ ईस्ट अफ्रीका या इन मसाई लोगों तक सीमित नहीं था। अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करते हुए कॉन्टिनेंट के दूसरे हिस्से में जाएं, तो हम देखेंगे कि वहां इस कंट्रोल को एक डायरेक्ट लीगल वेपन की तरह कैसे यूज किया गया। तो आइए अफ्रीका के एक बिल्कुल दूसरे कोने में चलते हैं ताकि इस ब्यूरोक्रेटिक वेपनाइजेशन का पूरा मैकेनिज्म ठीक से समझ आए। हम बात कर रहे हैं साउथ वेस्ट अफ्रीका की, जिसे आज हम नमीबिया कहते हैं। यहाँ काकोलैंड के हर्डर्स रहते थे। काकोलैंड हर्डर्स का केस भी बहुत सिमिलर और सैड है। इनका ट्रेडिशनल सर्वाइवल मॉडल और इनकी इकोनॉमी बिल्कुल एक सीमलेस मूवमेंट पर बेस था। ये हर्डर्स सीजन्स के हिसाब से काकोलैंड और उसके पड़ोस में एक और रीजन था ओवाम्बोलैंड, ये इन दोनों रीजन्स के बीच रेगुलरली मूव करते रहते थे। हाँ, और ये मूवमेंट सिर्फ उनके सर्वाइवल के लिए नहीं था, इनका मेन इकोनॉमी का सोर्स था। राइट। इस मूवमेंट के दौरान ये सिर्फ घास नहीं ढूंढते थे, ये इनका प्राइमरी इकोनॉमिक इंजन था। ये लोग एनिमल स्किन, मीट और अपने दूसरे ट्रेड प्रोडक्ट्स बाकी मार्केट्स में वहां एक्सचेंज करके ग्रेन और अपनी जरूरत का सामान लेते थे। पर फिर वही हुआ, नई टेरिटोरियल बाउंड्रीज ने इस फ्री मूवमेंट को पूरी तरह चोक कर दिया और इन्हें एक खास एरिया में कंप्लीटली कन्फाइन कर दिया गया। और यहां हमें यह समझना होगा कि ये कन्फाइनमेंट फिजिकली ग्राउंड पर कैसे एनफोर्स हुआ। इसका सबसे मेन मैकेनिज्म था द 1937 पास सिस्टम। ये पास सिस्टम एग्जैक्टली था क्या?
मैजिस्ट्रेट की तरफ से वहां के पुलिस स्टेशन कमांडर्स को दी गई क्लियर रिटन इंस्ट्रक्शंस हैं। उस ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन में लाउडली और बोल्डली लिखा गया था कि इन टेरिटरीज में आने या बाहर जाने के लिए उन नेटिव्स को पासेस बिल्कुल ना दिए जाएं जब तक कि कोई बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस ना हो। मतलब जनरली किसी को आने जाने ही नहीं देना है। बिल्कुल। उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ही यही था कि उनका नंबर रिस्ट्रिक्ट किया जाए और उनको हर वक्त चेक में रखा जाए। उन्होंने कैजुअली ओपनली इंस्ट्रक्शंस दी कि ऑर्डिनरी विजिटिंग पासेस इन हर्डर्स को कभी इशू होने ही नहीं चाहिए। ओ गॉड, तो ये पास सिस्टम सिर्फ उनका फिजिकल मूवमेंट रोकने के लिए नहीं था, ये तो एक डायरेक्ट इकोनॉमिक स्ट्रैंगल होल्ड था, राइट? अगर वो ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे पासेस के बिना, तो वो लोग अपना ट्रेड कैसे करेंगे? अगर ओबाम्बो लैंड में जाकर ट्रेड नहीं होगा तो उनके पास सर्वाइवल के लिए अनाज कहाँ से आएगा? आपने इसका बिल्कुल सही मैकेनिज्म पकड़ा। ये पास सिस्टम एसेंशियली उन्हें भूखा मारने का यानी स्टार्व करने का एक डिलिबरेट टूल था। जब उनका इंडिजिनस ट्रेड नेटवर्क कंप्लीटली ब्लॉक हो गया, जब वो अपनी एनिमल स्किन्स या मीट को ग्रेन से एक्सचेंज नहीं कर पाए, तो उनके पास सर्वाइवल का क्या ऑप्शन बचा? कोई नहीं। ओह गॉड, ये कितना क्रूअल था। इस आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ने उन्हें इवेंचुअली मजबूर किया कि वो कॉलोनाइजर्स के फार्म्स या उनकी माइंस में जाकर एज चीप वेज लेबरर्स काम करें। तो पास सिस्टम सिर्फ एक फिजिकल बाउंड्री नहीं थी, वो एक ऑफिशियल पाइपलाइन थी इन फ्री हर्डर्स को चीप लेबर में कन्वर्ट करने की। और इस प्योरली ब्यूरोक्रेटिक कन्फाइनमेंट का उन आम लोगों पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा होगा? हमारे पास सोर्स मटेरियल में ही 1949 का एक बहुत ही इमोशनल हॉन्टिंग कोट दिया हुआ है, जो एक हर्डर ने खुद कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जाकर दिया था। हाँ, वो कोट बहुत पावरफुल है। मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के साथ बताती हूँ। उसने बेसिकली ये कहा था कि वी हैव डिफिकल्टी, हम रोते हैं, हम इम्प्रिजन्ड हैं। उसने कहा कि वी डू नॉट नो व्हाई वी आर लॉक्ड अप, कि हमें कैद क्यों किया गया है। उसका ये कहना था कि हम सच में जेल में हैं, हमारे पास रहने की जगह नहीं है, हम साउथ से मीट नहीं ला सकते, अपने सोने के स्किन्स वहां नहीं भेज सकते। और उसने ओवाम्बो लैंड के बारे में भी कुछ कहा था। हाँ, उसने डायरेक्टली कहा कि ओवाम्बो लैंड इज क्लोज्ड फॉर अस, हम वहाँ लंबे टाइम तक रहे हैं, हम वहाँ अपने जानवर ले जाना चाहते हैं, पर बॉर्डर्स बंद हैं, बॉर्डर्स हमें हेवीली प्रेस कर रहे हैं। उसका फाइनल स्टेटमेंट था कि वी कैन नॉट लिव, हम ऐसे जी नहीं सकते। एक इंसान जिसके ऊपर हमेशा से खुला आसमान ही उसकी छत थी यार, जिसका हर कदम नेचर के रिदम के साथ चलता था, वो अब एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे कि हम लिटरली जेल में हैं, द बॉर्डर्स प्रेस अस हेवीली। ये फ्रेज उनकी उस सफोकेटिंग घुटन को कितने विविडली डिस्क्राइब करता है। ये कोट उस फिजिकल और इमोशनल कन्फाइनमेंट को परफेक्ट तरीके से कैप्चर करता है। उसके लिए वी आर इन जेल कोई लिटरेरी मेटाफर नहीं था, वो उसकी रोज की आखिरी रियलिटी थी। और अगर हम इस पॉलिटिकल कन्फाइनमेंट को और थोड़ा डीपली यानी इकोलॉजी और उनके इकोसिस्टम के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें, तो इसका आगे चलकर एक बहुत लंबा इकोलॉजिकल डोमिनो इफेक्ट निकला, जो कि कॉलोनाइजर्स को तब शायद कभी समझ ही नहीं आया। वो डोमिनो इफेक्ट कैसे शुरू हुआ? देखो, जब इन कम्युनिटीज से उनकी सबसे फाइनेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स और वाटर रिसोर्सेज छीन लिए गए और उन्हें पास सिस्टम के थ्रू एक छोटे से रिस्ट्रिक्टेड जोन में बंद कर दिया गया, तो वहां की उस नेचुरली फ्रैजाइल जमीन पर एक बेहद हैवी और अननेचुरल प्रेशर क्रिएट हुआ। हाँ, क्योंकि अब वो लॉजिकली पहले की तरह मूव कर ही नहीं सकते थे। अगर एक एरिया का चारा खत्म हो गया है तो वो वापस किसी नए फ्रेश पैस्चर में माइग्रेट नहीं जा सकते थे, पैसेजेस नहीं थे उनके पास, उन्हें उसी एक छोटी जमीन पर रुके रहना था। प्रिसाइसली। अब उसी एक ही छोटे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में उनके कैटल, शीप और गोट्स कंटिन्यूअसली लगातार ग्रेस कर रहे थे। हिस्टोरिकली, जैसा हमने पहले मसाई वाले केस में देखा, पैस्टोरलिज्म इसलिए सक्सेसफुल था सदियों से क्योंकि वो इनहेरेंटली रोटेशनल था। एक जगह से चराने के बाद वो आगे बढ़ जाते थे और पीछे छूटी हुई वो जमीन उनके एनिमल्स के नेचुरल फर्टिलाइजर के साथ अगले सीजन आने तक खुद ही रिकवर और हील हो जाती थी। लेकिन अब तो वो साइकिल टूट गया ना। पर अब उस हार्श ब्यूरोक्रेटिक कन्फाइनमेंट की वजह से वहां कंटिन्यूअस ओवरग्रेजिंग शुरू हो गई। जानवरों ने भूख के मारे घास को बिल्कुल जड़ से उखाड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका आगे का मूवमेंट बंद था। एक ही जगह पे फॉडर अब हमेशा शॉर्ट रहने लगा। और जमीन को हील होने का वो नेचुरल विंडो कभी मिला ही नहीं वापस। बिल्कुल नहीं मिला। इस कंटिन्यूअस ओवर एक्सप्लॉयटेशन से वहां के ड्राई पास्चर्स की क्वालिटी तेजी से डिटेरियोरेट होने लगी। एक ऐसी नेगेटिव साइकिल स्टार्ट हुई जहां टॉप सॉइल एरोड होने लगी और अच्छी भली फर्टाइल जमीन धीरे धीरे बंजर यानी एक डेजर्ट में बदलने लगी। इसे इकोलॉजी में डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। वाओ, उन्होंने लिटरली पूरा नेचर तबाह कर दिया उन रूल से। हाँ,
कैटल को फीड करना, जो इन कम्युनिटीज के लिए पहले एकदम नेचुरल सीजनल प्रोसेस था, वो अब एक परमानेंट अनसॉल्वेबल लाइफ और डेथ प्रॉब्लम बन गया। जिस फाइन सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम को इन नोमैडिक हर्डर्स ने सेंचुरी से वाइजली मैनेज और प्रिजर्व किया था, वो सिर्फ और सिर्फ बाहरी ब्यूरोक्रेसी और आर्टिफिशियल कॉलोनियल बाउंड्रीज के कारण पूरी तरह कोलैप्स हो गया। तो अल्टीमेटली जमीन भी बर्बाद हुई और उस पर सदियों से डिपेंड करने वाले लोग भी बर्बाद हुए। एकदम सही एनालिसिस, पूरा सिस्टम ही गिर गया। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन फॉर अस टुडे? अगर मैं इस पूरे डीप डाइव के अलग अलग हिस्सों को एक साथ सिंथेसाइज करूं, तो बात चाहे ईस्ट अफ्रीका के मसाई लोगों की हो या फिर नमीबिया के उन काउकोलैंड हर्डर्स की, कॉमन थ्रेड बहुत ही क्लियर और डिस्टर्बिंग दिखाई देता है। हाँ, पैटर्न बहुत यूनिफॉर्म था। ये आर्बिट्रेली कॉलोनियल बॉर्डर्स, इनके एक्सक्लूसिवली कैश क्रॉप फोकस्ड एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, ये ब्रूटल पास सिस्टम्स और नेचर को लोगों से आइसोलेट करने वाले ये सो कॉल्ड नेशनल पार्क्स, इन सब ने मिलकर न सिर्फ इन पेस्टोरल कम्युनिटीज की सेंचुरीज पुरानी थ्राइविंग इकोनॉमी को सिस्टमैटिकली बर्बाद किया, बल्कि उन्होंने एक फाइनली ट्यून्ड परफेक्ट इकोलॉजिकल बैलेंस को भी परमानेंटली डिसमेंटल कर दिया। जिन इंडिजिनस लोगों ने एक्सट्रीम हीट और एरिड रीजन्स में नेचर के एकदम क्लोज साथ रहकर सर्वाइव करने की मास्टरी हासिल कर ली थी, उन्हें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज ने लिटरली स्टार्व होने और अपनी पूरी आइडेंटिटी खोने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल, और इस पूरी ट्रैजिक हिस्ट्री से एक बहुत ही डीप और इम्पॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है आज के वक्त में। एक ऐसी प्रोवोकेटिव थॉट जिसे हमें डेफिनेटली एज अ सोसाइटी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। देखो, आज हम एक हाईली ग्लोबलाइज दुनिया में रहते हैं, राइट? हाँ। हम हर दिन एक ऐसी इंटरकनेक्टेड दुनिया को सेलिब्रेट करते हैं जहां कैपिटल यानी पैसे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ट्रेड गुड्स फ्रीली इंटरनेशनल बॉर्डर्स के आर पार मूव कर सकते हैं। हाँ, फ्री मार्केट इकोनॉमी का जमाना है। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स को हर जगह डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का सबसे बड़ा सिंबल माना जाता है। पर उन कम्युनिटीज का क्या, जिनकी पूरी ओरिजिनल आइडेंटिटी, जिनकी लोकल सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी और जिनका पूरा का पूरा अस्तित्व ही जमीन के उस फ्री सीमलेस फिजिकल मूवमेंट पर बेस्ड था? वाओ, ये बहुत डीप थॉट है। जब आपने ऐसी एक पूरी कम्युनिटी के फंडामेंटल मूवमेंट को ही, उनके फ्रीली नेचुरली चलने को ही लीगली रिस्ट्रिक्ट और लिटरली क्रिमिनलाइज कर दिया, तो आज बैठ के सोचने वाली बात यह है कि क्या उन्होंने बस अपनी थोड़ी सी ग्रेजिंग जमीन खोई या उन्होंने एक्चुअली अपना पूरा वजूद ही खो दिया? दैट इज इनक्रेडिबली पावरफुल। ये एक्चुअली चुभने वाली बात है। जब फ्रीली चलना ही एक जुर्म बन जाए उन लोगों के लिए जिनका पूरा धर्म और सर्वाइवल ही चलने पर बेस्ड हो, तो वजूद आखिर कितना बचता है उनके पास? फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल को तो हम खड़े होकर अपलॉड करते हैं हर दिन, पर फ्री मूवमेंट ऑफ इंडिजिनस पीपल को हमने फेंसेस के पीछे और नेशनल पार्क्स के बाहर कैद कर दिया। ये सच में एक बहुत गहरा सोचने वाला पॉइंट है और इस पर दिमाग लगाना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड। आज हम इस डीप डाइव में एक ऐसी दुनिया का गहन विश्लेषण कर रहे हैं जहां आज़ादी का मतलब ना एकदम खुली जमीन थी। राइट, खुली जमीन और कोई रोक टोक नहीं। हाँ, और उस आज़ादी का छिन जाना मतलब लाइक एक पूरे समाज के पतन का कारण बन गया। आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है ना, वो क्लास 9th की एनसीईआरटी इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड का चैप्टर 5 है, जिसका नाम है पेस्टोरलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, और इसके साथ ना कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स भी हैं हमारे पास आज। एग्जैक्टली। तो इस डीप डाइव का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे सिर्फ मैप पर एक अजीब सा आर्बिट्रेरी बॉर्डर ड्रॉ करने से सदियों पुराने इकोसिस्टम्स तबाह हो गए। सदियों पुराने सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज भी हमेशा के लिए खत्म हो गए। ये एक बहुत ही डीप स्ट्रक्चरल चेंज था। बिल्कुल। अगर हम 19th सेंचुरी के अफ्रीका की तरफ देखें यार, खासकर मासाई कम्युनिटी की तरफ, तो इन चरवाहों यानी पैस्टोरलिस्ट्स की जिंदगी एकदम अलग थी। एकदम फ्री थे वो लोग। आप एक खुले अनंत मैदान की कल्पना करो जो आज की केन्या से लेकर टांजानिया तक फैला हुआ था। वो लोग पैस्चर्स यानी चारागाह की तलाश में खुलेआम घुमा करते थे। हाँ, एक जगह घास खत्म हुई तो कोई टेंशन नहीं, वो बस अपने कैटल को लेकर किसी नई जगह चले जाते थे। ये उनका बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था। लेकिन लेट 19th सेंचुरी आते आते कॉलोनियल गवर्नमेंट आई और इंटरफेरेंस शुरू हुआ। उनकी मोबिलिटी पर अचानक से रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि मोबिलिटी पर ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एक माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव रूल चेंज नहीं था। राइट, वो एक अटैक था। इन बाउंड्रीज को क्रॉस करना स्ट्रिक्टली मना था। सोचो, जो लोग कल तक पूरे कॉन्टिनेंट में फ्रीली माइग्रेट करते थे, उन्हें एक छोटे से कन्फाइंड स्पेस में लॉक कर दिया गया।
इस चीज ने उनके इकोनॉमिक और सोशल फाउंडेशन को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। अगर इस सिचुएशन को मैं आज के अपने कॉमन मिडिल क्लास सिनेरियो से रिलेट करके सोचो ना, तो ये वैसा ही है जैसे एक दिन अचानक हमारे शहर या कॉलोनी के गेट्स कंप्लीटली सील कर दिए जाएं। बाप रे, ये तो बहुत स्कैरी थॉट है ना? कोई अपनी कॉलोनी से बाहर नहीं जा सकता। है। अगर आपको बेसिक राशन या दवाई भी लेनी है शहर के दूसरे हिस्से से, तो सीधा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डीएम से स्पेशल परमिट लेना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि परमिट सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी कितनी होती है। बिल्कुल। रेड टेप और करप्शन इतना ज्यादा हो कि आम इंसान के लिए वो एक नाइटमेयर बन जाए। मसाई लोगों के लिए ये सिर्फ रास्ता बंद होने की बात नहीं थी यार। हाँ, वो उनका पूरा इकोसिस्टम चोक करने जैसा था। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और उस जमाने में उस स्पेशल परमिट को निकलवाना एक सच में भयानक प्रोसेस था। मैंने सोर्सेज में पढ़ा कि कॉलोनियल अथॉरिटीज ने एक पूरा सिस्टम ऑफ हैरेसमेंट डेवलप कर लिया था इसके अराउंड। सही पढ़ा आपने। बिना उस परमिट के अगर कोई पैस्टोरलिस्ट अपने जानवरों के साथ उस रिजर्व से बाहर निकलता हुआ पकड़ा जाता ना, तो उसे बहुत सिवियर पनिशमेंट मिलती थी। पनिशमेंट किस तरह की? फिजिकल पनिशमेंट से लेकर उनके जानवर जब्त करने तक की सजा होती थी। हरासमेंट और ट्रबल उनके डेली रूटीन का हिस्सा बन गए थे उस वक्त। बाप रे, जानवर ये तो उनकी वेल्थ थी ना। हाँ, और यहाँ एक और बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन था। उन्हें उन मार्केट्स में एंटर करने की परमिशन बिल्कुल नहीं थी जो वाइट एरियाज में आते थे। मतलब उनका ट्रेड भी कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया गया। पूरी तरह से। कई रीजन्स में तो इन पैस्टरलिस्ट का किसी भी फॉर्म ऑफ ट्रेड में पार्टिसिपेट करना कंप्लीटली बैन कर दिया गया था। लेकिन पहले तो वो सिर्फ हर्डिंग नहीं करते थे ना, वो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज के साथ अपने एनिमल प्रोडक्ट्स ट्रेड भी तो करते थे। हाँ, पहले करते थे, पर अब ये सब बंद हो गया था। यानी उनका नेचुरल मूवमेंट तो रोका ही गया, साथ में उनका सोर्स ऑफ इनकम और ट्रेड नेटवर्क भी कंप्लीटली क्रश कर दिया गया। एग्जैक्टली। पर एक सवाल जो मुझे पर्सनली बहुत परेशान करता है वो ये है कि ये सब रेस्ट्रिक्शंस आखिर लगाए क्यों गए थे? इसका जस्टिफिकेशन तो बहुत अजीब था उनका। हाँ, सोर्स मटेरियल में क्लियरली मेंशन है कि व्हाइट सेटलर्स और यूरोपियन कॉलोनिस्ट्स इन पैस्टोरलिस्ट्स को डेंजरस और सैवेज मानते थे। हाँ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिटरली यही जस्टिफिकेशन दी गई थी। उनका मानना था कि इन लोगों से कांटेक्ट को जितना हो सके मिनिमाइज करना चाहिए। उन्हें थ्रेट लगते थे ये लोग। व्हाइट सेटलर्स ने ना उन्हें एक थ्रेट की तरह पेंट किया था पूरी दुनिया के सामने। पर क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये नोमैडिक लोग सिविलाइज नहीं है, इनका कोई पक्का ठिकाना नहीं है, तो इसीलिए ये अनप्रिडिक्टेबल और डेंजरस है। राइट। उनका लॉजिक था कि इनसे दूर रहना ही बेहतर है, और इसीलिए बाउंड्रीज बनाई गई और इतनी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स की गई। लेकिन यार यहीं पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है मेरी नजर में। क्या कॉन्ट्रडिक्शन लगता है आपको? अगर कॉलोनिस्ट उन्हें इतना ही खतरनाक मानते थे और उन्हें इतना ही सैवेज समझते थे, तो उनसे कंप्लीटली टाइज कट क्यों नहीं कर लिए? हाँ, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज डेंजरस है तो आप उसे परमानेंटली दूर रहते हैं ना। उन्हें उनके हाल पर क्यों नहीं छोड़ दिया गया? क्यों बार बार उनकी जिंदगियों में इंटरफेयर करके रिसोर्सेज कंट्रोल कर रहे थे? ये ना बहुत ही गहरा सवाल पूछा आपने, और यहीं पर कॉलोनियल पावर्स की असली हिपोक्रेसी सामने आती है। मैं बताती हूँ इसका रीजन। हाँ प्लीज बताइए। कंप्लीट कट ऑफ उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उन वाइट कॉलोनिस्ट्स को ब्लैक लेबर की सख्त जरूरत थी उस वक्त। ओ अच्छा, लेबर के लिए। हाँ, नई माइंस खोदनी थी और रोड्स बनानी थी, और उनके नए यूरोपियन स्टाइल टाउन्स बसाने थे वहां पर। और इस सब के लिए चीप लेबर चाहिए होगा। बिल्कुल। इन सब कंस्ट्रक्शन और माइनिंग के भारी फिजिकली डिमांडिंग कामों के लिए उन्हें एकदम चीप या प्रैक्टिकली फ्री लेबर चाहिए था। तो मतलब डबल स्टैंडर्ड्स थे इनके। पूरे डबल स्टैंडर्ड्स। एक तरफ तो वो पॉलिटिकली ये प्रोपगेट करते थे कि ये लोग डेंजरस हैं और इन्हें रिजर्व्स में लॉक कर देना चाहिए। राइट। और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को अपनी माइंस और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हेविली एक्सप्लॉइट करते थे। ये तो क्लियर कट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था यार। था ही, जहां रेसिज्म और सैवेज लेबल को बस एक टूल की तरह यूज किया गया उन्हें मेंटली और फिजिकली कंट्रोल करने के लिए। तो बेसिकली इनका मैकेनिज्म ये था कि पहले इनकी आज़ादी छीन लो और इनके इंडिपेंडेंट ट्रेड को ख़त्म कर दो, ताकि ये लोग इकोनॉमिकली मजबूर हो जाएं। सही समझे आप। और फिर जब ये लोग डेस्परेट हों तो इन्हें अपनी माइंस और रोड्स बनाने के लिए चीप लेबर की तरह यूज करो। ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड और कोल्ड ऑपरेशन था। बहुत कैलकुलेटेड था, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट का असली भयानक असर तब दिखा जब नेचर ने अपना खेल खेला। हाँ, जब ड्रॉट आया। क्योंकि फ्रीडम जाना एक बात है, बट जब नेचुरल डिजास्टर आता है तब ऐसे आर्बिट्ररी बॉर्डर्स सीधे तौर पर जानलेवा बन जाते हैं। एग्जैक्टली।
हम यहाँ उस डेडली कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं जो कन्फाइनमेंट और ड्रॉट का था। ड्रॉट यानी सूखा तो किसी भी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी के लिए हमेशा से एक मेजर चैलेंज रहा ही है ना? हाँ, हमेशा से रहा है। नॉर्मली जब बारिश नहीं होती और पास्चर्स ड्राई हो जाते हैं तो कैटल के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता। राइट। लेकिन ट्रेडिशनली इन कम्युनिटीज का जो नोमैडिज्म या घुमंतू होना था वो कोई आवारागर्दी नहीं थी। ये उनकी एक बहुत वेल थॉट आउट साइंटिफिक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी। मतलब वो सीजन के हिसाब से और वेदर के हिसाब से मूव करते थे। बिल्कुल। एक जगह सूखा पड़ा तो वो तुरंत अपने जानवरों को लेकर दूसरी हरी भरी जगह माइग्रेट कर जाते थे। ये मोबिलिटी ही उन्हें एक्सट्रीम वेदर इवेंट सर्वाइव करने में मदद करती थी। लेकिन अब तो बाउंड्रीज बन गई थी। वही तो प्रॉब्लम थी। कॉलोनियल रूल ने उन्हें सेमी एरिड ट्रैक्स में कन्फाइन कर दिया और बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स उनसे छीन लिए थे। ये पॉइंट सोर्सेज में भी बहुत क्लियरली हाईलाइटेड है। उन्होंने सिर्फ उन्हें रिजर्व्स में ही नहीं डाला बल्कि सबसे फर्टाइल और हरी भरी जमीन उनसे ले ली। हाँ, जहां हमेशा वाटर सोर्सेज अवेलेबल थे उन्हें तो वाइट एरियाज घोषित कर दिया गया था। और मसाई लोगों को जो लैंड्स मिले वो प्योरली सेमी एरिड ट्रैक्ट्स थे। ऐसी जमीन जहां वैसे ही बारिश कम होती है और फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स आते हैं। सही बात है। और इसका स्ट्रक्चरल नतीजा बहुत भयानक निकला। अब जब पैस्चर्स ड्राई हुए तो उनके पास वो आज़ादी ही नहीं थी कि वो अपने कैटल को लेकर सेफली माइग्रेट कर सकें। फिर क्या हुआ उनका? इस स्ट्रिक्ट कन्फाइनमेंट और ड्रॉट के डेडली कॉम्बिनेशन की वजह से वहाँ स्टार्वेशन और बीमारियों का एक मैसिव दौर शुरू हुआ। ओह गॉड। हमारे पास इसका क्लियर हिस्टोरिकल डेटा भी है। एक 1930 की ऑफिशियल इंक्वायरी के फिगर्स दिखाती हैं कि केन्या में मसाई लोगों के पास उस वक्त लगभग 720,000 कैटल थे। 720,000 कैटल, बाप रे। हाँ, और लगभग 820,000 शीप और 171,000 डोंकीज थे। ये तो उनकी डीप वेल्थ और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का क्लियर प्रूफ था उनके ट्रेडिशनल टर्म्स में। हाँ, पर ये वेल्थ ज्यादा दिन टिक नहीं पाई कन्फाइनमेंट की वजह से। कैसे? सिर्फ 2 साल बाद 1933 और 1934 में एक सिवियर ड्रॉट आया और उन्हीं रेस्ट्रिक्शंस की वजह से मसाई रिजर्व की आधी से ज्यादा कैटल लिटरली ओवर हाफ स्टार्वेशन से मारी गई। आधी से ज्यादा? ये फिगर सच में शॉकिंग है यार। ये सोचना भी डरावना है कि किसी कम्युनिटी का 50% वेल्थ सिर्फ 2 साल में कंप्लीटली वाइप आउट हो जाए। और जैसे जैसे ग्रेजिंग लैंड्स का एरिया और श्रिंक होता गया, इन ड्रॉट्स का एडवर्स इफेक्ट और भी ज्यादा इंटेंस और फेटल होता गया उनके लिए। अगर इस तबाही को मैं फिर से एक अर्बन मिडिल क्लास पर्सपेक्टिव से समझूं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक फैमिली की फिक्स्ड इनकम है जो उनका फिक्स रिजर्व है। अच्छा। और अचानक से एक एक्सट्रीम इन्फ्लेशन या मार्केट क्रैश हो जाता है जो यहाँ ड्रॉट को दर्शाता है। नॉर्मल हालात में क्या होता? लोग नया काम ढूंढते हैं। हाँ, शायद कोई नया बिजनेस शुरू किया जा सकता था या बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए दूसरे शहर माइग्रेट किया जा सकता था। सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ अथॉरिटी ने रूल लगा दिया है कि आप दूसरा काम नहीं कर सकते और शहर नहीं छोड़ सकते। ऐसे में उस फैमिली की बैंक्रप्सी तो तय है ना? बिल्कुल तय है। मसाई लोगों के पास भी कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं बचा था। पर आपका ये उदाहरण ठीक होने के बावजूद इसमें एक छोटा सा फर्क है। क्या फर्क है? मिडिल क्लास फैमिली के पास शायद बैंक में थोड़ी सेविंग्स हो सकती हैं या कोई सोशल सेफ्टी नेट हो सकता है दोस्तों का या रिलेटिव्स का। हाँ, ये तो है। लेकिन मसाई सोसाइटी में उनकी सेविंग्स, उनका बैंक अकाउंट और उनकी कंप्लीटली करेंसी उनके जानवर ही थे। राइट, जानवर ही उनकी करेंसी थी। जब वो कैटल उस सूखे में मर रहे थे तो वो लोग सिर्फ अपना खाना नहीं खो रहे थे, वो लिटरली अपनी पूरी इकोनॉमी और फ्यूचर जनरेशंस की वेल्थ खो रहे थे। ये तो पूरा सामाजिक ढांचा गिरने वाली बात हो गई। हाँ, पर यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात एक और है। ये बर्बादी ना सब पर बराबर नहीं आई थी। अच्छा, यही मेरे हिसाब से सबसे इंट्रीगिंग पार्ट है इस डीप डाइव का। जब आफत आती है तो क्या पूरा समाज एक साथ डूबता है या कुछ लोग अपने नए पावर स्ट्रक्चर्स का फायदा उठाकर बच निकलते हैं? यही तो ट्विस्ट है। इस इनइक्वालिटी को समझने के लिए मुझे लगता है हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि प्री कॉलोनियल टाइम्स में इनकी सोसाइटी चलती कैसे थी, उनका ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर कैसा था। देखो, प्री कॉलोनियल टाइम्स में मसाई सोसाइटी मेनली 2 सोशल कैटेगरीज या एज ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। एक थे एल्डर्स और दूसरे थे वॉरियर्स। एल्डर्स यानी बुजुर्ग और वॉरियर्स यानी जवान लोग। हाँ, एल्डर्स सोसाइटी के रूलिंग ग्रुप थे। वो पीरियोडिक काउंसिल्स में मिलते थे और कम्युनिटी के सारे अफेयर्स डिसाइड करते थे और कैटल रेड्स ऑर्गेनाइज करना। वेट, व्हाट? कैटल रेड्स यानी पड़ोसी कम्युनिटीज के जानवर चुराना?
हाँ, कैटल रेड्स। और ये उनकी सोसाइटी में टोटली एक्सेप्टेबल था चोरी करना? हाँ, एक्सेप्टेबल था। और इसके पीछे एक क्लियर लॉजिक था उस वक्त का। उस सोसाइटी में ना लैंड की ओनरशिप नहीं होती थी। ओनरशिप सिर्फ कैटल की होती थी। ओह, तो जमीन कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, जानवर थे। एग्जैक्टली। तो दूसरे ग्रुप्स के कैटल रेड करना सिर्फ चोरी नहीं थी वहां पर। ये अलग अलग पैस्टोरल ग्रुप्स के बीच पावर और डोमिनेंस असर्ट करने का एक मैकेनिज्म था। एक तरह से अपना डोमिनेंस दिखाने का तरीका था। सही कहा। एक यंग मैन को वॉरियर क्लास का मेंबर तभी माना जाता था जब वो इन कैटल रेड्स और वॉर्स में पार्टिसिपेट करके अपनी स्ट्रेंथ और हिम्मत प्रूव करता था। बच्चा बिना उसके वॉरियर का टैग नहीं मिलता था। नहीं मिलता था। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतनी फिजिकल पावर होने के बावजूद ना वॉरियर्स हमेशा एल्डर्स की मॉरल अथॉरिटी के अंडर ही ऑपरेट करते थे। एक अच्छा बैलेंस ऑफ पावर बना हुआ था। दस्तावेजों में उनकी जो तस्वीरें हैं ना, खासकर सोर्सेज की फिगर 16 और 17, उन्हें देखकर ही उनकी फिजिकल पावर और ताकत का अंदाजा लगता है यार। हाँ, उनका ड्रेसिंग स्टाइल ही अलग था। वो लाल रंग के कपड़े पहनते थे जिन्हें वो लोग शुकास कहते थे, और हाथ में 5 फुट लंबे भाले रखते थे। और वो भाले सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते थे, वो एक्चुअल स्टील टिप्ड होते थे। क्योंकि वाइल्ड एनिमल से जानवरों की रक्षा करनी होती थी। हाँ, और उन रेड्स में हिस्सा लेना एक सच में खतरनाक काम था। उनका अपीयरेंस भी एक साइकोलॉजिकल टूल था अपने दुश्मन को डराने के लिए। मैंने ये भी पढ़ा कि वो अपने लंबे बालों को रेड ओकरे से कलर करते थे, और ट्रेडिशन के हिसाब से हमेशा ईस्ट यानी राइजिंग सन की तरफ फेस करते थे उसे ऑनर करने के लिए। बिल्कुल। और उस वॉरियर स्टेटस को पाने का प्रोसेस जिसके बारे में मैं पढ़ रही थी, वो कितना इंटेंस था। हाँ, वो रिचुअल के बारे में बताइए। एक पूरा रिचुअल होता था जहां इन लड़कों को वॉरियर बनने से पहले लगभग 4 महीने तक अपने पूरे रीजन में कंटिन्यूसली ट्रैवल करना होता था। 4 महीने तक लगातार ट्रैवल? हाँ, ये सिर्फ एक जश्न या छोटा रिचुअल नहीं था, ये उनका एब्सोल्यूट फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट था। ताकि वो अपनी टफनेस साबित कर सके। एग्जैक्टली। इससे साबित होता था कि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में बिना किसी कंफर्ट के फॉरेस्ट में सर्वाइव कर सकते हैं। वाह। और जब ये 4 महीने का सफर खत्म होता था ना, तो वो एक रेडर के आक्रामक एटीट्यूड के साथ अपने गांव में एंटर करते थे। फिर क्या होता था गांव में? इस सेरेमनी में ये लड़के ढीले कपड़े पहनते थे और दिन भर नॉन स्टॉप डांस करते थे अपना मैनलीनेस प्रूव करने के लिए। दिन भर नॉन स्टॉप डांस? बाप रे, ये उनका एक तरह से राइट ऑफ पैसेज था ना, एक एज ग्रुप से दूसरे में ट्रांजिशन। हाँ, बिल्कुल। और सोर्स मटेरियल में ये भी क्लियर किया गया है कि सोसाइटी की गर्ल्स को ऐसा कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं करना पड़ता था उस वक्त। और एक और इंटरेस्टिंग डिटेल है जो ध्यान देने वाली है कि जब एक्सट्रीम कंडीशंस होती थी या सूखा पड़ता था, तो बॉयज और वॉरियर्स दोनों मिलकर हर्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे। हाँ, सब अपना अपना रोल प्ले करते थे क्राइसिस में। एक यूनिफाइड सोसाइटी थी। लेकिन फिर आती है ब्रिटिशर्स की एंट्री, और उन्होंने आकर ना इस टाइट निट सोशल फैब्रिक को, इस पूरे एज बेस्ड पावर स्ट्रक्चर को सिस्टमैटिकली तोड़ दिया। तोड़ना ही था उनको, क्योंकि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को इन मासाई लोगों को कंट्रोल करना था, और एक डिसेंट्रलाइज्ड एज बेस्ड सिस्टम को कंट्रोल करना आसान नहीं था उनके लिए, जहां एल्डर्स डिसाइड करते हैं सब कुछ। तो उन्होंने क्या नया गेम खेला यहाँ? उन्होंने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने अलग अलग मासाई सब ग्रुप्स के अपने पसंदीदा चीफ्स अपॉइंट कर दिए। ओ, तो बाहर से नेता थोप दिए उन पर। हाँ, और उसके तुरंत बाद ही उन्होंने इन रेडिंग और वॉरफेयर प्रैक्टिसेस पर कंप्लीटली बैन लगा दिया। इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी एल्डर्स के पास थी, काउंसिल्स के थ्रू वो गई। हाँ, वो अथॉरिटी खत्म हो गई। और जो सोशल स्टेटस और वेल्थ बिल्डिंग का तरीका वॉरियर्स के पास था, रेड्स के थ्रू, वो दोनों एक ही झटके में इलीगल और इररेलेवेंट हो गए। एकदम सही। एक पूरा का पूरा पावर शिफ्ट हो गया उनकी सोसाइटी में। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक पूरा नया पावर सेंटर क्रिएट कर दिया था। हाँ, और जो नए चीफ्स इन ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किए थे ना, उनके पास वक्त के साथ बहुत वेल्थ एक्यूमुलेट हो गई। वो कैसे? उनकी वेल्थ अचानक से कैसे बढ़ गई? क्योंकि इन चीफ्स को अब एक रेगुलर इनकम, एक फिक्स सैलरी मिलने लगी थी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ओ, इनको सैलरी मिलती थी उनको कंट्रोल करने के लिए? बिल्कुल। और इस रेगुलर कैश फ्लो का उन्होंने बहुत फायदा उठाया। वो उस पैसे से अपने एनिमल्स खरीदते थे, गुड्स खरीदते थे, और इवन जमीन भी एक्वायर करने लगे थे। और सबसे बड़ी आयरनी तो ये थी ना कि कॉलोनियलिज्म ने इन लोगों पर टैक्सेस भी इम्पोज किए थे जो कैश में पे करने होते थे। हाँ, हर चीज कैश में आने लगी थी। तो जो बेचारा आम गरीब पेस्टोगलिस्ट था,
जिसके पास वेल्थ के नाम पर सिर्फ उसके कैटल थे, उसे बिल्कुल। कैश पे करने के लिए कैश चाहिए होता था। जिसके पास कैश नहीं था, राइट। और वो कैश उसे कौन देता था? यही न्यूली रिच चीफ्स जो हाई इंटरेस्ट पर अपने ही पड़ोसियों को मनी लैंड करते थे यार। बिल्कुल यही होता था। इस तरह वो चीफ्स धीरे धीरे एक मॉडर्न कैपिटलिस्ट क्लास बन गए, अपने ही लोगों के बीच एक एलीट क्लास बन गई वो। अपने ही लोगों का खून चूसने लगे मतलब। हाँ, इनमें से कई चीफ्स तो लिटरली टाउन्स में जाकर बस गए और वहां कमर्शियल ट्रेड में इन्वॉल्व हो गए मुनाफे के लिए। और उनके जानवर? उनकी बीवियां और बच्चे गांव में पीछे रह जाते थे एनिमल्स की देखभाल करने के लिए। लेकिन इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा और अनइवन असर तब दिखा जब सिवियर ड्रॉट या फैमिन आता था। उन चीफ्स पर क्या असर पड़ता था ड्रॉट का? इन चीफ्स पर प्रैक्टिकली उतना असर नहीं होता था जितना आम लोगों पर, क्योंकि इनके पास दोनों तरह की आमदनी थी अब। अच्छा, एक पास्टोरल और एक नॉन पास्टोरल। एग्जैक्टली, एक पैस्टोरल यानी जानवरों से इनकम और दूसरी नॉन पैस्टोरल यानी उनकी फिक्स्ड सैलरी और टाउन वाले ट्रेड से आमदनी। तो उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड था मॉडर्न लैंग्वेज में कहें तो। सही बात है। अगर सूखे में इनके गांव वाले जानवर मर भी गए तो इनके पास बैंक में और बिजनेस में इतना कैश होता था कि आफत गुजरने के बाद वो स्मूथली नए जानवर खरीदकर अपना स्टॉक इजीली रिप्लेनिश कर लेते थे। लेकिन जो बेचारे ऑर्डिनरी और पुअर पैस्टोरलिस्ट थे, उनके लिए सिचुएशन एकदम डार्क थी। उनकी पूरी जिंदगी और पूरी इकोनॉमी सिर्फ उनके लाइफ स्टॉक पर ही डिपेंडेंट थी। हाँ, उनके पास तो कोई कैश नहीं था ना। वही ना, जब सीवियर ड्रॉट आया या कॉलोनियल वॉर्स हुई तो उनके पास इन चीफ्स की तरह कोई बैकअप रिसोर्स या बिजनेस तो था नहीं। उन्होंने तो लिटरली अपना सब कुछ खो दिया उस सूखे में। मजबूरी में उन्हें अपना सादियों पुराना ट्रेडिशनल हर्डिंग का काम छोड़कर जिंदा रहने के लिए टाउन्स की तरफ भागना पड़ा। सोचो यार, ये सबसे ट्रैजिक हिस्सा है इस कहानी का। जो लोग कल तक अनंत मैदानों के मालिक थे, जिन्हें अपनी वॉरियर हिस्ट्री और इंडिपेंडेंस पर इतना गर्व था, अब उन्हें चारकोल बर्निंग यानी कोयला जलाने जैसे हैजर्डस ऑड जॉब्स करने पड़ रहे थे। और जिनकी किस्मत वहां भी खराब थी, उन्हें उन्हीं कॉलोनिस्ट की रोड्स या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में डेली वेज मजदूरी करनी पड़ी। ये सच में मसाई सोसाइटी के अंदर एक बहुत ही डीप और इरिवर्सिबल स्ट्रक्चरल चेंज था। इसने पूरे समाज को ना दो हिस्सों में फाड़ दिया। पहला असर तो ये हुआ कि उनका जो वो ट्रेडिशनल एज बेस्ड डिफरेंस था, जो एल्डर्स और वॉरियर्स के बीच बैलेंस था, वो कंप्लीटली वीक जरूर हो गया। उनकी मॉरल और फिजिकल अथॉरिटी बेसिकली खत्म हो गई। हाँ, और दूसरा सबसे बड़ा असर ये हुआ कि सोसाइटी में एक कंप्लीटली नई क्लास डिवाइड पैदा हो गई। वेल्दी चीफ्स वर्सेस पुअर लेबरर्स की क्लास डिवाइड। एग्जैक्टली। अगर इसको मैं ना अपने आसपास की सोसाइटी से या इंडियन कॉन्टेक्स्ट से जोड़कर देखूं, तो ये बिल्कुल वैसा ही साउंड करता है जैसे जब किसी पुराने और ट्रेडिशनल गांव में अचानक से करप्शन आ जाता है। कैसे? थोड़ा समझाइए। देखो, पहले गांव में आपस का भाईचारा और एल्डर्स की रेस्पेक्ट का सिस्टम होता है, राइट? फिर वहां अचानक से कोई पॉलिटिकली बैक्ड नेतागिरी और करप्ट ठेकेदारी आ जाए। ओह, समझ गई आपका पॉइंट। एक बार सिस्टम में स्टेट बैक्ड पावर और बाहर का पैसा आ जाता है तो वो पुराना रेस्पेक्ट सिस्टम कंप्लीटली कोलैप्स हो जाता है और गांव के रिलेशंस पूरी तरह पैसों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हाँ, पैसे के आगे सब फेल हो जाता है। पहले जहां रिस्पेक्ट, विजडम और ब्रेवरी के लिए मिलती थी ना, अब वो स्ट्रिक्टली पैसा और वेल्थ से जुड़ गई है मसाई सोसाइटी में भी। ये बहुत ही प्रिसाइज कंपैरिजन है आपका। पैसा और स्टेट बैक्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ना किसी भी ट्रेडिशनल कम्युनिटी के नेचुरल और ऑर्गेनिक फ्लो को लिटरली कंप्लीटली हाईजैक कर लेते हैं। और मासाई लोगों के साथ ठीक यही दुख भरी चीज हुई। लेकिन देखिए, इस सब डीपर एनालिसिस के बाद ना एक खतरा ये भी होता है कि हम इन्हें बस एक ट्रैजिक हिस्ट्री मानकर भूल जाएं। हाँ, ये नहीं करना चाहिए हमें। ये सोचना कि ये पैस्टोरलिस्ट्स हिस्ट्री के फॉसिल्स हैं या रेलिक्स ऑफ द पास्ट हैं जिन्हें मॉडर्न वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने का कोई हक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। बिल्कुल, इस एक्सट्रीम स्ट्रक्चरल वायलेंस और इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन के बावजूद ना वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं आज भी। उनकी रेजिलियंस सच में कमाल की है। वो कंटिन्यूअसली मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं। वो लोग चुप नहीं बैठे हैं यार, वो अपने सर्वाइवल के लिए लगातार नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं आज के टाइम पे। जैसे आजकल वो अपने एंशुअल मूवमेंट के ट्रेडिशनल रास्ते ही बदल रहे हैं। जब उन्हें लगता है कि रिसोर्सेज कम है और ओवरग्रेजिंग का खतरा है, तो वो प्रैग्मेटिकली अपने कैटल नंबर्स को वॉलंटरीली रिड्यूस भी कर रहे हैं। ओह, तो वो एनवायरनमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना सीख गए हैं। हाँ, और इसके अलावा वो नई जगहों में ग्रेजिंग एंट्री के राइट्स भी स्ट्रांगली डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो अब इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेटअप्स को समझ चुके हैं। तो वो सिस्टम का यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। एग्जैक्टली।
वो गवर्नमेंट्स पर एक्टिवली पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं आजकल, ताकि उन्हें रिलीफ, सब्सिडी और दूसरा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिल सके, जो उनका हक है। वो क्लियरली फॉरेस्ट और वाटर रिसोर्सेज की मैनेजमेंट में भी तो अपना हक मांग रहा है ना। हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली उस फ्रेजाइल इकोसिस्टम को उनसे बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता नेचर को। और यार इस रेजिलियंस का ना, इस मॉडर्न सर्वाइवल का एक बहुत ही पावरफुल और मूविंग विजुअल एग्जाम्पल हमें अपने सोर्स के फिगर 18 में देखने को मिलता है। उस फिगर में क्या खास है? उस इमेज में एक रायका शेफर्ड को दिखाया गया है। आसपास देखो तो एकदम मॉडर्न और हेवी ट्रैफिक वाला जयपुर हाईवे दिख रहा है। एक पूरी तरह से कंक्रीट और फास्ट पेस स्पीड की दुनिया है वहां। राइट। और उसके ठीक बीच में वो हम्बल शेफर्ड अपनी भेड़ों के फ्लॉक को स्मूथली और सेफली गाइड करता हुआ ले जा रहा है। ये इमेज अपने आप में एक बहुत डीप स्टेटमेंट है। हाँ, ये दिखाता है कि उनका वजूद अभी खत्म नहीं हुआ है। ये क्लियरली दिखाता है कि माइग्रेशन की ये सादियों पुरानी परंपरा आधुनिकता के सामने रुकी नहीं है, बल्कि हाईवे के आने से ये उनके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस बन गई है, जिसके साथ वो सक्सेसफुली कोप कर रहे हैं हर दिन। और आप जानते हैं, ये सिर्फ उनकी जिद या स्टबर्ननेस नहीं है। इस सर्वाइवल के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोलॉजिकल साइंस भी है आजकल। कैसी साइंस? आजकल पूरी दुनिया भर के टॉप एनवायरमेंटलिस्ट और इकोनॉमिस्ट्स इस बात को स्ट्रांगली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि दुनिया की जो हिली और ड्राई रीजन्स हैं, जहां क्लाइमेट हमेशा हार्श रहता है, वहां के लिए पास्टोरल नोमैडिज्म कोई पिछड़ी हुई प्रैक्टिस नहीं है। तो क्या मानते हो इसको? वो मानते हैं कि वहां के एनवायरनमेंट के हिसाब से ये पास्टोरल नोमैडिज्म सबसे परफेक्टली सूटेड और सबसे सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है एक्चुअली। वाओ! तो इस पूरे डीप डाइव से हमें सच में एक बहुत ही अलग नजरिया मिलता है इन कम्युनिटीज को देखने का। बिल्कुल मिलती हैं। पर एपिसोड और आज का डिस्कशन खत्म करने से पहले एक थॉट है जो आगे के लिए बहुत ही रेलेवेंट है हम सबके सोचने के लिए। बताइए, क्या है वो फाइनल थॉट? हमने यहाँ डीप डाइव में देखा कि कैसे बॉर्डर्स ने इन पैस्टोरलिस्ट के सर्वाइवल सिस्टम को तबाह किया, राइट? हाँ। आज मॉडर्न सोसाइटी में हम प्राउडली मानते हैं कि इन्हीं पक्की बाउंड्रीज और स्ट्रिक्ट बॉर्डर्स ने हमें सिविलाइज्ड बनाया है, हम सिक्योर फील करते हैं। ट्रू। लेकिन जरा सोचिए, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज आज पूरी दुनिया में एक्सट्रीम ड्रॉट्स और फ्लड्स ला रहा है, आगे चलकर शायद इन रिजिड नेशनल बॉर्डर्स और इन फिक्स्ड कॉन्क्रीट सिटीज की वजह से ही हमारी मैसिव तबाही आए। ये तो सच में एक टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी है यार। है ना? शायद आने वाले 50-100 सालों में मॉडर्न क्लाइमेट माइग्रेशन के चलते हमें अपने ये स्ट्रिक्ट बॉर्डर्स छोड़ने ही पड़े हैं और सर्वाइवल के लिए ठीक इन्हीं मसाई पास्टोरलिस्ट की तरह दोबारा से नोमैडिक बनना पड़े, जहां पूरी दुनिया वापस से एक ग्लोबल पास्टोरलिस्ट सिस्टम बन जाए और बॉर्डर्स की कोई अहमियत ना रहे। एग्जैक्टली। सोचने वाली बातें हैं। ओके, सो वी होप यू लाइक्ड आवर टुडेज डिस्कशन ऑन चैप्टर 5 Pastoralists in the Modern World of Class 9th NCERT India and the Contemporary World. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad. Jai Hind.